NIACL असिस्टेंट प्रीलिम का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत से स्टूडेंट इस टेंशन में हैं कि हम मेंस के लिए प्रिपेयर करें या ना करें। बहुतों ने तो प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है, बट कुछ एक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद ही प्रिपरेशन का कुछ सोचेंगे। तो अगर तो प्रिपरेशन शुरू कर दिया है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट चीज़ है ये। अगर प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है आप में से किसी ने, तो भाई आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। देखो, आप रिजल्ट की वेट मत कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी देंगे मेंस एग्जाम के लिए, तो इससे क्या नुकसान होगा बताओ? बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत से एग्जाम्स आएंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस के। सिलेबस तो सभी का सेम है, तो कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर तो आप कॉन्फिडेंट हो कि पेपर नहीं क्लियर होगा, फिर तो किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। या ये देखिए, आप एग्जाम दे के आए हैं तो आप किस चीज में लैग कर रहे थे, उसके ऊपर जो है पकड़ बनाओ। किस में लैग कर रहे हो? क्वांट्स में लैग कर रहे हो, रीजनिंग में लैग कर रहे हो, इंग्लिश में लैग कर रहे हो? जो आपके वीक पॉइंट हैं उनको पकड़ो और उसको ओवरकम करो, उसे स्ट्रोंग बनाइए, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाए एग्जाम के अंदर। ओके? तो अगर आपको लगता है कि एड पार पे ही है, पता नहीं होगा या नहीं, 50-50 चांसेस है, तो मैं कहूंगा कि मेंस की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी ही चाहिए। गॉट इट? ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी आपको प्री और मेंस के दौरान जितना भी टाइम मिला है उसे यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सके फ्रूटफुल बनाइए इस टाइम को। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हो। तो अब इस एग्ज़ाम के लिए, जो आपका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा, मैं उसके लिए आपके लिए रीजनिंग का सेक्शन जो है वो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में अनसर्टेनिटी है कि रीजनिंग में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। तो भाई देखिए, आपको पता ही होगा, चलो मैं वैसे बता भी देता हूँ कि रीजनिंग का सेक्शन जो है आपको अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और उस 30 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे? 40। तो 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 50 नंबर का पूरा सेक्शन होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाला, क्योंकि टाइम लिमिट ही देख लीजिए, आधा घंटा है। और रीजनिंग है, ऐसा तो नहीं है कि जीए का सेक्शन है और या इंग्लिश का सेक्शन हो गया या कंप्यूटर का सेक्शन है कि पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करनी पड़ती हैं इसमें। तो सेशन जो है या इसका सेक्शन जो है या क्वेश्चन का लेवल की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं जाने वाला है। हाँ, मॉडरेट टू हाई तक हो सकता है, बट मेजॉरिटी में क्वेश्चंस जो होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे। तो आज से ही हम जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे के पूरे कंप्लीट सेट जो है यहां पर हम कवर अप करेंगे। हर नए सेट में आपको मैं डिफिकल्टी लेवल 19-20 का फर्क रखूंगा कि हम हर चीज की तैयारी करके चलेंगे। अगर पेपर का लेवल टफ आता भी है तो पहले ही हम मेंटली प्रिपेयर हो पाए कि हाँ, ऐसा पेपर का लेवल आया तो हमें इस तरह से हैंडल करना है पूरे के पूरे सेक्शन को। तो उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं। तो जितने भी आज हमारा पहला मॉक टेस्ट रहेगा मेंस एग्जाम को लेके, तो इसके बाद जितने भी हम मॉक टेस्ट कवर अप करेंगे, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको अच्छे से अटेंड करने हैं। ओके? और जब भी आपको ये सेशंस अटेंड करने हैं तो पेन नोटबुक जरूर साथ में लेके बैठिए। जो भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके आपको उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है। तो टाइम बाउंड करके ये चेक कीजिए कि वो क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व हुआ है। अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपका बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है, तो उसे कम से कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, उसकी स्ट्रेटेजी के लिए ही आपको वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आना है। अदरवाइज वीडियो देखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करो। ओके? तो नॉर्मल इसी पेस के साथ ही मैं आपको टीच करूंगा। अगर आपको लगता है कि स्लो पढ़ा रहा हूं तो अपने अकॉर्डिंगली स्पीड मैनेज कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके? तो सेशन अच्छा लगे तो मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ, या जिस तरह से भी आप फील करो, जो भी क्वेश्चन का लेवल है, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। और एक्चुअल में आपको किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट करना है, स्पेसिफिकली रीजनिंग का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है 30 मिनट में, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्वेश्चन की सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करके चलना है,
इसे सेकंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना, सेशन को एंड तक ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। शुरू करते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आपको दिए गए हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जब भी आपको सिटिंग या पजल का कोई भी सेट मिले स्टार्टिंग में या फर्स्ट राउंड में, कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना। सिटिंग और पजल जो है वो सेकंड राउंड में ही अटेम्प्ट करने हैं। सिटिंग और पजल के अलावा जो आपको लगता है कि हाँ आसान है, कम टाइम में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सबसे पहले उसी को ही उठाओ। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है हम होल्ड पे रख के चलेंगे, और पजल का भी अगर आया तो उसे भी हम होल्ड पे रख के चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन के ऊपर, देखते ही अटेम्प्ट करो। तो यहां पर देखो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, कहता है देयर आर 10 मेंबर्स, 10 सदस्यों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है एक परिवार के, उनके नाम भी दिए गए हैं, पढ़ने की नीड नहीं है वो कौन कौन है। आगे क्या डाटा गिवन है, कहता है देयर आर 3 जनरेशंस ऑफ द फैमिली, परिवार में टोटल कुल कितनी जनरेशंस हैं, 3। देयर इज ऑल्सो 3 मैरिड कपल इन द फैमिली। अब देखो क्लूज जो हैं आपको कैच करने यहाँ पर, एक तो हमें 3 जनरेशंस बनानी है, 3 जनरेशंस मतलब आप, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, और पूरी की पूरी फैमिली में क्या है, 3 मैरिड कपल भी है। तो ये क्लू ध्यान से कैच करके चलिएगा। देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द ग्रुप, मतलब के फैमिली के अंदर जितने मेल हैं उतने ही क्या है, फीमेल पर्सन भी है। मतलब 5 मेल और 5 फीमेल हो गए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमें दिए गए हैं 10। पहली इंफॉर्मेशन है, कहता है जेड इज द डॉटर ऑफ क्यू। जेड जो है वो क्यू की क्या है, डॉटर है, बट क्यू के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। अगला डेटा देखिए क्या कहता है, कहता वाइज ब्रदर आर हैज ओनली वन सिस्टर जेड। कहता है जो वाई का ब्रदर है आर, उसकी इकलौती बहन है कौन, जेड। तो जेड जो है इकलौती बहन है किसकी, वाई के ब्रदर आर की। तो वाई का ब्रदर बना देते हैं हम यहां पर। ओके, कौन है वाई का ब्रदर, यहां पर हमें क्या गिवन है उसके बारे में, आर। तो जो वाई का ब्रदर है आर, उसकी इकलौती बहन कौन है, जेड। अब ध्यान से देखिए, अगर जेड आर वाई के इकलौते वाई के ब्रदर की इकलौती बहन है, जेड के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है कि वाई के ब्रदर की इकलौती बहन है। तो वाई का ब्रदर कौन हो गया, आर, उसकी इकलौती बहन कौन हुई, जेड। तो यहां से मुझे पता चल गया कि वाई जो है वो मेल पर्सन है, क्योंकि आफ्टर ऑल होंगे तो ये तीनों के तीनों सिबलिंग्स ही। तो अगर वाई के ब्रदर की इकलौती बहन जेड है, तो मतलब के आर और वाई दोनों आपस में कौन हुए, ब्रदर्स हुए। नेक्स्ट, एस एंड वाई आर द मैरिड कपल। एस और वाई जो है वो क्या है, मैरिड कपल है। तो एस जो है एक फीमेल पर्सन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, कहता एक्स इज द डॉटर ऑफ एस। एक्स जो है वो एस की डॉटर है, तो वो तो वाई की भी डॉटर हुई। ओके, टी इज द मदर ऑफ वाई, टी वाई की मदर है। हाँ जी, देखिए ध्यान से, ये तीनों अगर सिबलिंग्स हैं, ये तीनों के तीनों क्यू के चाइल्ड हुए। अगर टी वाई की मदर है तो टी तो इन तीनों की मदर हुई। तो अगर ये टी जो है इन तीनों की मदर है, तो क्यू जो है इन तीनों का कौन होगा, फादर होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, कहता है डब्ल्यू इज द सन इन लॉ ऑफ टी। डब्ल्यू जो है वो टी का दामाद है। अगर डब्ल्यू टी का दामाद है, मतलब उनकी डॉटर का हस्बैंड होगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, कहता है एक्स इज द सिस्टर ऑफ वी। एक्स वी की बहन है, एक्स वी की बहन है, बट वी का जेंडर नहीं पता अभी तक। यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू। यू जो है वो डब्ल्यू का इकलौता बेटा है। ओके, चलो अब देखिए, हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, किसके बारे में जेंडर की क्लियरिटी नहीं है, वी के बारे में। तो उसके लिए हमें डाटा दिया तो गया था कि पूरे के पूरे परिवार में समान संख्या में मेल और फीमेल मेंबर है। अगर 5 मेल मेंबर्स हैं तो 5 फीमेल मेंबर भी हैं। हाँ जी, मेल मेंबर्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो फीमेल मेंबर भी कितनी हो गई हमारे पास, 5 हो गई। ओके, चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्या दिया गया है आपको, कहता हूं अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ जेड। निम्न में से जेड का पति कौन है। हाँ जी, जेड के हस्बैंड के बारे में बताना है, तो वो कौन है, डब्ल्यू। एक बार फैमिली ट्री बन गया तो क्वेश्चन तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू क्यू, या डब्ल्यू जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान से देखिए, डब्ल्यू जो है
वो क्यू का क्या लगा, वो क्यू की बेटी का पति है, मतलब उसका दामाद है, या मैं कह सकता हूं सन इन लॉ है। ओके, चलो, तो ये था हमारा ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा डाटा सफिशिएंसी। ये देखो, डायरेक्शन को देखते ही आपके दिमाग में आएगा ये तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट राउंड में ही इन्हें अटेम्प्ट करो। तो डायरेक्शन जो है आपको शफल्ड फॉर्म में मिल सकती हैं। तो अभी के लिए अगर मैं रेफरेंस लेके चलूं, जैसे आप कभी भी प्रैक्टिस करते हो उसमें जो भी डायरेक्शन का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। बट एग्जाम के अंदर जाके क्या होगा, आपको डायरेक्शन जो है वो क्वेश्चन के नीचे ही दी जाएंगी और शफल्ड होंगी। ओनली वन इज सफिशिएंट, ओनली टू इज सफिशिएंट, आइदर और टुगेदर आर सफिशिएंट, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ये ऊपर नीचे शफल हो सकती हैं। तो ऑप्शंस ध्यान से मार्क करिएगा। ओके, चलिए, तो यहां पर डाटा क्या दिया गया है, कहता 5 फ्रेंड्स हैं, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस जो है वो उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, तो हमें बताना है कि बिल्कुल मिडल में कौन सा पर्सन बैठा है, रो के मिडल में कौन आ रहा है, हमें बस यही बताना है। तो डाटा सफिशिएंसी का रूल यही है कि जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं सबको पहले अलग अलग सॉल्व करके देखिए। तो यहां पर क्या दिया गया है, कहता ई सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ई जो है दाएं छोर से दूसरे प्लेस पे है। अगर मैं कहता हूं ये 5 पर्सन आपको दिए गए थे, तो दाएं छोर से दूसरे प्लेस पे, राइट हैंड से दूसरा प्लेस पे कौन अवेलेबल हो रहा है, ई। उसके बाद ए सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ए जो है वो ई के तत्काल बाईं ओर है, तो ई का तत्काल बायां, क्योंकि सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट पे ए हुआ। तो हमें पता चल चुका है कि पूरी की पूरी रो में मिडल में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, ए। तो मतलब पहली स्टेटमेंट में इतना डाटा अप्रोप्रिएट अवेलेबल था जो हमें बता पा रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ये मत कहना कि बाकियों का तो पता नहीं है, अरे बाकियों का हमने कौन सा अचार डालना है, बाकियों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन कोई भी अवेलेबल हो, हमें जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है हमें सिर्फ उसी के बारे में पता करना है कि जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है फर्स्ट स्टेटमेंट में, क्या वो मेरे क्वेश्चन का आंसर डिटरमिन करने के लिए उतना डाटा सफिशिएंट है या नहीं। तो डाटा तो सफिशिएंट है, मुझे मिडल का पर्सन चाहिए तो मुझे मिडल का पर्सन मिल चुका है। अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, कहता ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में एक पर्सन है, तो ई डी के लेफ्ट में है या राइट में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। आगे क्या कहता है, कहता सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए हमें 5 सीट्स में से नहीं कंफर्म कि डी और ई कहां पर आ रहे हैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं एक्सट्रीम राइट हैंड पे, या ई के राइट में 2 पर्सन है, या डी के लेफ्ट में 2 पर्सन है, या दोनों के राइट और लेफ्ट में एक एक पर्सन है। उनकी फिक्स्ड पोजीशन का तो आइडिया नहीं है। तो जब फिक्स्ड पोजीशन का आइडिया ही नहीं है इनका, तो सी ए का नेबर नहीं है, इसके साथ हम कैसे सॉर्ट आउट कर लेंगे कि रो के मिडल में कौन बैठा हुआ है। तो मतलब कि हमारा सेकंड से आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या रहेगा, द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया था। कि पहली स्टेटमेंट में इतना डाटा तो पर्याप्त मात्रा में दिया गया है जो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, बट सेकंड स्टेटमेंट के अंदर इतना डाटा सफिशिएंट नहीं था। तो ऑप्शन केयरफुली चूज कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कहता 6 पर्सन है, सारे के सारे क्या है 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। देखो ये डाटा सफिशिएंसी का केस जो है थोड़ा पजल की फॉर्म में है। अब पिछले क्वेश्चन की अगर बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट था, उसमें जो है आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिर्फ 5 ही अवेलेबल थे। अगर बाय चांस टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8, 9 या 10 इस तरह से आते हैं, तो भी आपको डाटा सफिशिएंसी का वो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना, वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए। पर्सन 5 थे, डिसाइड करना इजी हो जाता। अब यहां पर देखो पर्सन कितने अच्छे, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो फर्स्ट राउंड में। अगर बाय चांस यहां पर भी पर्सन 8 या 9 होते, तो इसे भी मार्क एज रिव्यू करके चलते, हम इसे सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करते। ओके, तो अगर आपकी इन टाइप्स के ऊपर पकड़ बनी हुई है तो फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करो ही करो, मैं तो ये कहूँगा। तो कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं यहाँ पर, 6 फ्लोर्स हैं। तो हमें बस क्वेश्चन की डिमांड देखिए क्या कह रहा है, कहता हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, तीसरे फ्लोर पे कौन सा पर्सन रह रहा है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे यहाँ पर, फ्लोर्स को। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं।
हाँ जी, सबसे पहले हम अपनी पहली इंफॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या कहती है, कहता ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड एफ। कहता ई और एफ के बीच में कितने पर्सन रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन का डाटा है कि ई और एफ के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन आ रहे हैं। उसके बाद ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन बैठा हुआ है। अब कौन किसके अबव में आ रहा है, कौन किसके बिलो में आ रहा है, कभी अभी तक कोई भी डाटा नहीं दिया गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, कहता सी लिव्स इमीडिएटली अबव ई। सी जो है वो ई के जस्ट अबव में है, तो ई के जस्ट अबव में किसने आना है, सी ने आना है। आफ्टर दिस बट नॉट अबव एफ, मतलब सी जो है वो ई के जस्ट अबव तो है बट वो एफ के ऊपर नहीं बैठा, मतलब सी जो है एफ के बिलो में आएगा। सी कहां पर आएगा, एफ के बिलो में। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ये थी कि सी और एफ के बीच में कितने ई और एफ के बीच में कितने पर्सन है, 2। ये तो नहीं कंफर्म था ना कि कौन ऊपर की तरफ रहेगा कौन नीचे की तरफ, बट यहां से इस इंफॉर्मेशन ने हमें बता दिया, ठीक है। क्योंकि यहां पर दिया गया था कि सी जो है ई के जस्ट अबव तो है बट वो एफ के अबव में नहीं है, मतलब सी एफ के बिलो में होगा। अगर सी एफ के बिलो में है, ध्यान देने वाली बात यह है, तो ई तो सी के भी जस्ट बिलो में है, तो मतलब ई और सी दोनों के दोनों ही एफ के बिलो में आएंगे। क्योंकि अगर मैं ई को एफ के अबव में बिठा लेता हूं तो सी ई के जस्ट अबव में है बट सी तो फिर एफ के भी अबव में हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो यहां से हमें क्लियरिटी क्या मिली कि जहां कहीं भी एफ होगा 2 पर्सन के गैप में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई के जस्ट अबव में यहां पर कौन सा पर्सन आ जाएगा, सी अवेलेबल होगा। और एफ और ए के बीच में अगर 1 पर्सन है तो एफ अगर यहां पर है, ए का गैप ए यहां नहीं आ सकता, तो एफ ए के गैप 1 पर्सन के गैप में ए यहां पर आ जाएगा। अब देखिए कितनी पोजीशंस जो हैं वो ऑक्युपाइड हो रखी हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी 6 ही थे। तो मुझे मतलब आइडिया मिल चुका है कि ये पर्सन का सीक्वेंस ऐसे ही आने वाला है कि एफ और ए के बीच में 1 पर्सन का गैप है, एफ और ई के बीच में 2 पर्सन का गैप है, और ई के जस्ट अबव में कौन आ रहा है, सी। क्या हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि 3rd फ्लोर पे कौन आके बैठेगा, क्योंकि ना तो अभी हमें बी का आइडिया है कहाँ आएगा, ना तो डी का आइडिया है, ठीक है। तो मतलब मुझे पहली स्टेटमेंट से तो क्वेश्चन का आंसर मिलने से रहा। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं रब कर देता हूं यहां से। ओके, अब हम मूव करेंगे हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन के ऊपर। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या कहती है, कहता एफ लिव्स ऑन द ओड नंबर फ्लोर। एफ जो है विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, ओड नंबर फ्लोर पे है। द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबव ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिलो डी। कहता है जितने नंबर ऑफ पर्सन ए के अबव में होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन डी के बिलो में भी होंगे। क्या आपको डी का पता है कि कहां पर आके बैठेगा, या ए का पता हो? अगर मैं कह देता हूं ए 6th पे है तो डी 1st पे आ जाएगा, ए अगर 5th पे है तो डी 2nd पे आ जाएगा, क्योंकि जितने ए के अबव में है उतने ही डी के बिलो में है, तो उनकी फिक्स्ड पोजीशन का आइडिया नहीं है हमें। और मोर ओवर एफ ऑड नंबर फ्लोर पे है तो उसके लिए ऑड नंबर फ्लोर तो 3 आ रहे हैं, तो यहां से भी हमें जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। तो ना पहली से आया ना दूसरी से आया, मर्ज कर दो। जब हम मर्ज करेंगे तो मर्ज करने पे हमें एफ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि एफ जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे आना चाहिए। मर्ज करने पे देखो ये वाला सीक्वेंस तो फिक्स था पहले के थ्रू, एफ कौन से फ्लोर पे आ रहा है, इवन नंबर फ्लोर पे, तो मर्ज हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ना पहली से आया ना दूसरी से, जब दोनों को एक साथ मर्ज किया तब भी मुझे जाके अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चला। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, द डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये दोनों स्टेटमेंट्स में अलग अलग जब सॉल्व किया तो मुझे इतना डाटा अप्रोप्रिएट नहीं अवेलेबल था, बट जब मैंने दोनों को जाके मर्ज किया तब भी मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। तो डाटा सफिशिएंसी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में पक्का पूछा ही जाएगा फॉर श्योर। आगे देखिए, डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है, जरूर अटेम्प्ट करो। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के अंदर एक बहुत ही प्लस पॉइंट आता है कि जब भी आपको किसी भी एक पर्सन या पॉइंट का रिलेशन दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पूछा जाए, जैसे कि यहां पर डायरेक्शन किसकी पूछी गई है, जे की, किसके विद रिस्पेक्ट टू, ई के विद रिस्पेक्ट टू, तो जे की डायरेक्शन ई के विद रिस्पेक्ट टू बतानी है।
तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में जे और ई दोनों के दोनों डिफाइन होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूं, यहां पर ई डिफाइन हो रहा है, क्या यहां पर पूरी स्टेटमेंट में जे डिफाइन हुआ? कहीं भी नहीं हो रहा ना। तो जे की डायरेक्शन ई के विद रिस्पेक्ट टू कैसे बता पाएंगे? तो यहीं से ही मुझे पता चल गया कि मेरी पहली स्टेटमेंट को सॉल्व करके तो आंसर नहीं आने वाला। दूसरी स्टेटमेंट का डाटा उठाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कौन डिफाइन हो रहा है? जे डिफाइन हो रहा है, बट ई डिफाइन नहीं हुआ। देखो दूसरी में कहीं भी ई अवेलेबल नहीं है, तो ना तो दूसरे से मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया, ना अकेला पहली से आंसर आया ना अकेला दूसरी से। देखो कितना टाइम सेव हो गया मेरा। तो एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच लगानी है आपको। ये ना हो कि ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करना ही शुरू कर दें, अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। थोड़ा स्मार्टली प्ले करो। तो अब क्या करना है, दोनों को मर्ज तो करना पड़ेगा। यहां पर मुझे ई चाहिए और जे भी चाहिए, तो ई और जे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठाऊंगा मैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कहता पॉइंट ई जो है वो ईस्ट में है, किसके? सी के। तो कहीं भी हम सी को ले लेते हैं, उसके ईस्ट डायरेक्शन में कौन अवेलेबल है? पॉइंट ई अवेलेबल है। ओके, उसके बाद सी इज टू द साउथ ऑफ जी। सी जी के साउथ में है। अगर सी जी का साउथ है तो जी जो है वो सी का नॉर्थ होगा। ओके, अब जी जे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। अब यहां पर देखो क्लियरली दिखा है हमें कि जे जो है वो कहां पर बैठा है? जी के नॉर्थ में। जी के फर्दर नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है? पॉइंट जे। तो क्लियरली पता चल रहा है कि जे जो है वो ई के विद रिस्पेक्ट टू कहां पर आएगा? नॉर्थ वेस्ट में। बताने की नीड नहीं है, हमें उसकी फिक्स्ड पोजीशन का आइडिया लग रहा है पता। बाकी पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं हुई। ओके, जिन चीजों की डिमांड हुई है सिर्फ उन्हीं को ही इंक्लूड करो। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? द डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करने पे तो आंसर नहीं आया, बट जब दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन को मैंने आपस में क्लब किया तब जो मुझे जाके पता चला कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, चलो, तो उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही होगी। जैसा भी आप फील कर रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, क्योंकि कंसेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो आगे आते हैं। हाँ जी, देखिए फिर ट्रायंगुलर टेबल के ऊपर बेस्ड है, नहीं अटेम्प्ट करना है। तो आफ्टर ऑल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ही, इसको सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रखिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पजल बेस्ड क्वेश्चन है, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे, अभी नहीं करना, फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट। हाँ जी, पेयर फॉर्मेशन का केस। ह्यूमनाइज्ड एक वर्ड अवेलेबल है, उसमें आपको पेयर डिटरमिन करने हैं इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड भी ट्रेवल करना है और बैकवर्ड भी आना है। अगर ये डाटा ना लिखा होता ना फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, तो भी आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में स्विच करना है। ठीक है, क्योंकि रूल की डिमांड ही यही होती है। चलो सबसे पहला टास्क क्या होगा? हर लेटर की प्लेस वैल्यू। चलो हर लेटर की प्लेस वैल्यू लिख ली, काउंटिंग करना शुरू कर दो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा, एच का किसी के साथ पेयर नहीं बना। 21 को काउंट करने की नीड नहीं है, क्यों? 21 पूरे के पूरे वर्ड में सबसे बड़ी पोजीशन है। 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा। 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ये बन गया। देखो ए का पेयर बना किसके साथ? ई के साथ। 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 काउंट करने की आगे जरूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 4 और 5 ये बन गया। ओके, तो काउंटिंग 5 से शुरू की थी, 4 को भी आगे काउंट करने की नीड नहीं है। तो यहां पर कितने पेयर्स बन रहे हैं आपके? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली उतने ही लेटर्स का गैप है जितना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z में होता है। नेक्स्ट देखिए, काफी क्वेश्चन आ रखे हैं सिटिंग पजल के, सेकंड राउंड में देखेंगे इन्हें भी। ओके, घबराना नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, अकेले आपके लिए थोड़ा है, आपकी शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठे होंगे सभी के लिए है। अगर पेपर का लेवल आसान है तो सभी के लिए आसान होगा, टफ है तो सभी के लिए टफ होगा, तो कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली ही जाएगी। ओके, तो घबराना नहीं है, हम हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखेंगे यहाँ पर। अगर इजी आ गया तो किस तरह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, टफ आ गया तो कितने अटेम्प्ट्स जा सकते हैं। ठीक है, हर चीज का एक्सपीरियंस लेंगे। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है, आपको कुछ ऑप्शंस में वर्ड्स अवेलेबल हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 फॉर्म 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड।
वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि हर ऑप्शन में एक एक वर्ड दिया गया है और लेटर्स की सिलेक्शन भी अवेलेबल है। तो उन लेटर्स की सिलेक्शन करते हुए आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने होंगे। ठीक है, आगे क्या करना है, लेफ्ट टू राइट काउंट करना है, ये भी ठीक है। विच वन डज मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, हमें बस ये बताना है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड कौन बनाएगा। तो टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे देखा जाए है आसान बट है टाइम कंज्यूमिंग। बट कईयों को ये क्वेश्चन देखते ही बुखार भी चढ़ता है, वर्ड नहीं बनाने आते, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो क्वेश्चन है ना। जितना टाइम यहां पर लगाओगे उतना टाइम आप सिटिंग या पजल में डिवोट कर देना, तो आप इसे स्किप करके चल सकते हो या सेकेंड राउंड के लिए रख लो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन और पेंडिंग नहीं है अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। तो चलो फिर भी देख लेते हैं, 4, 7, 10 और 11। फोर्थ ये हो गया, उसके बाद 7th, 8, 9, 10, 10th और 11th। तो पहले में लेटर कौन कौन से है, TBCE। हाँ जी, बन रहा है कोई मीनिंगफुल वर्ड? नहीं, पहले से तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना, ये ऑप्शन के थ्रू ही करना होगा। यहां पर क्या है, 3, 6, 7, 8, 9, 10 और 12। मतलब यहां पर लेटर क्या है, UEIS। हाँ जी, UEIS, ये भी नहीं बन रहा कोई मीनिंगफुल वर्ड। आते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर, तीसरा, चौथा, आठवां और नौवां। तीसरा, चौथा, आठवां और नौवां, यहां पर कौन से लेटर आए, ATLE, ये बन रहे हैं। देखो, टेल भी बन रहा है, लेट भी बन रहा है, मतलब मीनिंगफुल वर्ड बन गए ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने की तरफ फोकस नहीं करना, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि मीनिंगफुल वर्ड बन भी रहा है या नहीं बन रहा, बस, और कुछ भी नहीं। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करो, प्री के नंबर दे के जाएगा आपको। कहता देयर आर 6 पर्सन्स, उनके नाम दे दिए गए। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट एज, हर एक पर्सन की अलग अलग आपको एज भी दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन कहता ओल्डेस्ट पर्सन इज 70 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि जो भी ये 6 पर्सन अवेलेबल है हमें, उसमें एज का जो सबसे बड़ा कैंडिडेट होगा उसकी एज हमें कितनी दे दी गई, 70 ईयर्स, 70 साल का। उसके बाद L इज ओल्डर देन ओनली M, ये ओनली वर्ड कभी भी स्किप मत करना जल्दबाजी में। कहता L जो है सिर्फ और सिर्फ M से ही बड़ा है, मतलब वो बाकियों से बड़ा नहीं है, मतलब वो एज में बाकियों से क्या है, छोटा होगा। O इज यंगर देन ओनली 2 पर्सन, O जो है केवल और केवल 2 पर्सन से ही छोटा है। अगर O केवल और केवल 2 पर्सन से छोटा है मतलब बाकियों से बड़ा है। उसके बाद देखिए क्या है, N इज नॉट द ओल्डेस्ट, एज का सबसे बड़ा कैंडिडेट N नहीं है। K इज नाइदर द ओल्डर देन P नोर यंगर देन N, कहता K P से ना तो बड़ा है, मतलब K जो है वो P से छोटा होगा। K ना तो P से बड़ा है ना तो N से छोटा है, यही बोला गया है, नोर यंगर देन N, मतलब K जो है वो N से छोटा नहीं है, तो K जो है वो N से क्या होगा, बड़ा होगा। तो थोड़ा घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन को दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड करके ही मेंशन करिएगा। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द थर्ड यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इज 7 ईयर्स ओल्ड, और K इज ओल्डर देन O, K जो है वो किससे बड़ा है, O से। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन एक क्या गिवन थी यहां पर, कहता जो डिफरेंस है किस किस के बीच में, थर्ड यंगेस्ट और ओल्डेस्ट में। थर्ड यंगेस्ट मतलब ये पर्सन में, और जो ओल्डेस्ट पर्सन है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है हमें गिवन, 7 साल का। चलो इतनी ही इंफॉर्मेशन को पहले कवर अप करते हैं। अब देखो O के अबव में कौन आ रहा है, K आएगा, बट K के फर्दर अबव में कौन है, P। तो P और K से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन यहां पर फिक्स कर सकते हैं। K के बाद कौन आ रहा है, O अवेलेबल हो चुका है, एक ही पोजीशन रहेगी, वो किसके लिए रहेगी, N के लिए। तो जो ओल्डेस्ट है और जो थर्ड यंगेस्ट है उन दोनों के बीच में कितने साल का फर्क है, 7 साल का। तो N की एज हमें पता चल गई है कितनी है, 63 साल। P की कितनी है, 70 साल, वो तो हमें ऑलरेडी अवेलेबल थी। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द एज ऑफ M इज 58 ईयर्स। कहता अगर M की एज 58 साल होती, ये क्वेश्चन के थ्रू हमें दिया गया है, अगर M की एज 58 साल है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, कहता डिफरेंस बिटवीन N एंड M इज 6 ईयर्स, कहता N और M के बीच में 6 साल का अंतर है, गलत, 5 साल का है, पहले वाला तो गलत हो गया। एज ऑफ O इज 60 ईयर, क्या एज O की 60 ईयर्स है, 60 साल है, डेफिनेट नहीं है, ये भी गलत हो गया, सही वाला चूज करना है। पॉसिबल एज ऑफ
L इज 64। L की संभावित एज 64 साल, ये भी गलत है क्योंकि L की एज जो है वो 63 से कम होगी और 58 से ज्यादा होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ P एंड M इज 12 ईयर्स। कहता P और M की एज का अंतर जो है वो 12 साल है। ये देखो 70 और 58 में 12 का ही अंतर है। डी ऑप्शन आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन N? N से कितने पर्सन टॉलर हैं? कितने हैं पर्सन टॉलर? टॉलर की बात की जा रही है, टॉलर नहीं है, एल्डर आएंगे। ठीक है, ये एरर है। ठीक है, एल्डर होंगे, एज का कंपैरिजन है ना। एन से कितने पर्सन एल्डर हैं? 3 पर्सन एल्डर हैं। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन है, पीडीएफ में आपको करेक्ट करके दे दूंगा। एल्डर आएगा, टॉलर नहीं आएगा, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो किसका है? एज वाइज है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज़रूर करो पहले राउंड के अंदर ही। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 3 क्वेश्चन का सेट तो पक्का आएगा। अटेम्प्ट करने का तरीका, आपको जल्दी से इसे नोट डाउन करना होगा एग्जाम के अंदर जाके। पेपर में नोट डाउन करना है तो पूरे का पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ये एनालाइज द होल सिनेरियो, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, मतलब आपको पता चलना चाहिए कौन सा वर्ड क्या है। कंप्लीट वर्ड लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करना। ओके, तो कोशिश यही करना कि जितने भी आपके पास ये वर्ड्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन पे स्विच करने से पहले हर एक वर्ड का डिटेल में कोड निकाल लो। जैसे कि यहां पर हम किस किस का कोड निकाल सकते हैं, जैसे एनालाइज देखो, कहीं कॉमन आ रहा है, रिपीट हो रहा है? नहीं। दे रिपीट हो रहा है, ये देखो दे का कोड हमें यहां से पता चल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड में देखिए कौन सा कोड कॉमन है? हाँ जी, फर्स्ट और थर्ड में TI कॉमन आ रहा है, तो दा का कोड पता चल गया, कितना हो गया? TI। उसके बाद और कौन से वर्ड का कोड पता चल रहा है? सिनेरियो का कोड पता चला, ये देखो फर्स्ट और सेकंड में सिनेरियो कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में GE कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए, आप साथ के साथ आपको भी सॉल्व करना है ये। ओके, उसके बाद देखिए प्रिपेयर, देखो सेकंड और फोर्थ में कॉमन आ रहा है, तो सेकंड और फोर्थ में देखिए कौन सा कोड कॉमन आ रहा है? यहाँ पर MO, सेकंड और फोर्थ में MO कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद और कोई कॉमन? रिपोर्ट, ये देखो रिपोर्ट का तो सेकंड और थर्ड में कॉमन है, तो सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है? LO। ठीक है, रिपोर्ट का कोड हमें क्या गिवन है यहाँ पर? LO। और प्रिपेयर का कोड क्या गिवन है हमें यहाँ पर? MO। ये लिखते रहना साथ के साथ ही। आफ्टर दैट, हाँ जी, और कोड कैच कीजिए, किसी का पता चलता है? ये देखो स्टडी का कोड भी पता चल रहा है। हाँ जी, स्टडी का कोड थर्ड और फोर्थ में, स्टडी का कोड थर्ड और फोर्थ में क्या है? C और X, सॉरी ZT नहीं है, C और X है। ठीक है जी, चलिए अब ये तो टाइप आपको आती है, प्री में भी आपने देखा ही होगा। और कोई वर्ड का कोड पता चल रहा है? नहीं, बाकी किसी भी वर्ड का कोड नहीं पता चल रहा। ठीक है, चलो डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड ZT स्टैंड फॉर? ZT देखो किसका कोड है। अब देखो यहां पर हमारे पास ZT आ रहा है तीसरी स्टेटमेंट में। ZT किसी का भी कोड डिफाइन नहीं हुआ, वुई का भी हो सकता है, विल का भी हो सकता है, तो आंसर रहेगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि ऑप्शन आपको वुई भी अवेलेबल है और विल भी अवेलेबल है, दो ऑप्शन थोड़ा आंसर में होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है जी, चलो अगले के ऊपर आइए। हाँ जी, अगला क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द कोड फॉर एनालाइज रिपोर्ट? एनालाइज रिपोर्ट का कोड क्या हो है? इज डेफिनेटली पूछा जा रहा है, ध्यान से। एनालाइज और रिपोर्ट, हाँ जी, एनालाइज का कोड क्या है? अब एनालाइज का कोड तो फिक्स ही नहीं है, एनालाइज का कोड PU भी हो सकता है, DA भी हो सकता है। एनालाइज का कोड PU या DA कोई भी हो सकता है, बट रिपोर्ट का कोड हमें क्या गिवन है? LO। तो LO के साथ देखो PU भी गिवन है, बट दूसरा ही ऑप्शन देखो LO के साथ DA भी गिवन है, तो आंसर आपका A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? आइदर A और B। अगर आइदर और ऑप्शन ना होता तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मार्क करते। रीजन आपको डेफिनेटली पूछा जा रहा है कौन सा कोड है। अगर यहां पर होता व्हाट मे बी द कोड फॉर, तो दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन होता ना हम उसे मार्क कर देते। ठीक है, मे बी मतलब पॉसिबिलिटी में आपको कंक्लूजन पूछा गया है। ओके, चलो व्हाट इज द कोड फॉर स्टडी ऑन सिनेरियो? स्टडी ऑन सिनेरियो का कोड हमें बताना है। हाँ जी,
क्या स्टडी का कोड हमें पता चला था? बिल्कुल पता चला था। स्टडी का कोड यहां पर क्या है? CX। ऑन का कोड यहां पर क्या है? हाँ जी, ऑन का कोड, तीनों वर्ड का पता चल गया, तो ऑन का कोड पेंडिंग क्या रहा? NO। और सिनेरियो का कोड, सिनेरियो का कोड भी हमें पता था। सिनेरियो का कोड क्या है यहां से? GE। तो CXNOGE, ये बी ऑप्शन में दिया गया। अगर ये सीक्वेंस में ना भी गिवन होते ना, सपोज GE यहां पर होता, CX बाद में होता, तो भी उसे मार्क करना है। कई क्या कहते हैं, ये तो सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं है, तो चाहे सीक्वेंस गिवन हो चाहे सीक्वेंस में ना गिवन हो, वो आपको आंसर मार्क करना ही पड़ेगा। रीजन, ये कौन सा आपको सीक्वेंस में दिए गए हैं सारे कोड, ये भी तो शफल्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट भी मत करना। कब तक? जब तक आपको रिस्पेक्टिवली टर्म गिवन ना हो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली टर्म आएगी तो ही आपको सीक्वेंस एनालाइज करना है, अदरवाइज सीक्वेंस जज करने की जरूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लो भाई साहब, फिर से एक सिटिंग पजल का क्वेश्चन। नहीं करना अटेम्प्ट, लास्ट में जाके अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो मेरे पास जो है वो सिटिंग और पजल के क्वेश्चन ही पेंडिंग है। अब उसमें भी आपको चॉइस करनी होगी। ठीक है, उसमें भी आपको चॉइस करनी है कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, कौन सा बाद में। अब जैसे सिटिंग और पजल वाला क्वेश्चन मिक्स आ गया, जैसे कि ये वाला आ गया, ये पजल का क्वेश्चन है ना, और 9% है, पजल भी है, इसको स्किप करके चल सकते हो। अब कभी भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 5 क्वेश्चन पजल क्या है, थोड़ा ऐसा लेवल भी है और सारे के सारे अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं होगा। ओके, अगर आप ऐसा ही डिसीजन मेकिंग बना के जाओगे ना कि सारे के सारे कर लेंगे, होता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप टेंशन में आके एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, रिलैक्स होके करो। आपको 1 या 2 अटेम्प्ट करने हैं बस। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन उठाते हैं जो हमने स्किप कर लिए थे अभी तक। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही हमारा किसके ऊपर था? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। अब ट्राई कर सकते हो, आसान होता है, आपको भी पता है, क्योंकि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है। ये क्वेश्चन की लेंथ ही आपको बता देती है पैराग्राफ की कि क्वेश्चन टफ हो सकता है या इजी हो सकता है। ओके, तो चॉइस वैसे आपकी है, चाहे तो इसे बाद में कर लो, पहले और कोई पजल उठा लो, क्योंकि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका होल्ड बना हुआ है वो आपको ज्यादा पता होगा। जैसे कईयों का होल्ड बना होता है सर्कुलर अरेंजमेंट में, सर्कुलर अरेंजमेंट पहले उठा लो। पैरेलल रो वाला क्वेश्चन आता है, समांतर पंक्तियों वाला, कईयों का उस पर होल्ड बना होता है, पहले वो उठा लो अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, तो किस क्वेश्चन में आप लैक करते हैं, कौन से नेचर के क्वेश्चन पे आपका होल्ड बना हुआ है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करेंगे। पहले इसे खुद आपको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आना है। तो चलो, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस उत्तर दिशा की तरफ है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन M एंड A, M और A के बीच में कितने पर्सन हैं? 3। पहली इंफॉर्मेशन, M और A के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 3 पर्सन बैठे हैं। C सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, C जो है वो A के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे आ रहा है। ओके, तो एरो हेड के साथ मेंशन कर दीजिएगा। अब यहां पर इस इंफॉर्मेशन का पता नहीं है अभी कि M A के लेफ्ट में होगा या राइट में बैठा होगा। अगला पॉइंट कहता ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन C एंड Q, C और Q के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 5 पर्सन। ओके, C और Q के बीच में 5 पर्सन है। और Q के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये देखिए हु मेंशन हुआ तो Q के बारे में पता चल रहा है। कहता Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ K, Q जो है वो K के कहां पर है? इमीडिएट राइट में। उसके बाद N सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ K, N जो होगा वो K के दाईं ओर तीसरे प्लेस पे है, थर्ड टू द राइट ऑफ K। अगली इंफॉर्मेशन कहता S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ N, S जो है वो N का भी सेकंड राइट है, तो N ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका सेकंड राइट यहां पर कौन आ जाएगा? S। उसके बाद देखिए क्या गिवन है? एंड। अब एंड आया तो किसकी बात हो रही है? S की बात हो रही है। कहता S N का सेकंड राइट तो है, बट सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। चलो भाई, एक्सट्रीम एंड से रिलेटेड पॉइंट मिल गया, तो हमें एक छोर पे तो नंबर ऑफ पर्सन या एक एंड पे तो नंबर ऑफ पर्सन का आइडिया पता चल गया। अब यहां पर हमें यह डिसाइड करना होगा कि S जो है वो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ है या राइट हैंड से। तो पहला केस मान लेते हैं कि S जो है वो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ प्लेस पे बैठा है। अगर S फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, तो यहां पर देखिए हमने ये क्लू लिखा हुआ था S से रिलेटेड
तो एस के लेफ्ट में देखो कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, बट यहाँ पर एस के लेफ्ट में कितनी सीट्स हैं, 4। जब एस के लेफ्ट में है ही 4 सीट्स, तो क्या ये 5 पर्सन सारे के सारे बिठा पाओगे? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि एस जो है वो राइट एंड से 5th प्लेस पे है। ओके, चलो, तो राइट एंड से 5th प्लेस, 1 2 3 4, 4 पोजीशन छोड़ दीजिए। चलो ये 5वां भी देख लेते हैं, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एस अवेलेबल होगा। ठीक है, अब एस जो था वो एन का सेकंड राइट है, मतलब एन जो है वो एस का सेकंड लेफ्ट होगा, और एन के का थर्ड राइट है, तो मतलब एन और के बीच में 2 सीट्स का गैप है। ठीक है, तो देखो के का थर्ड राइट एन भी बना और एन का सेकंड राइट एस भी बना, इसे भी यूज कर लिया। और के का इमीडिएट राइट कौन है, क्यू, चलो ये भी बना देते हैं, इसको भी यूज कर लिया। अब हमें क्यू से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन पता थी, क्या, कि सी और क्यू के बीच में 5 पर्सन है, और सी और क्यू के अगर बीच में 5 पर्सन है तो हमें यह भी दिया गया था कि सी का सेकंड राइट कौन होगा, ए, क्योंकि अगर सी ए का सेकंड लेफ्ट है तो ए सी का सेकंड राइट होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें क्यू का आइडिया है अभी तक का, अगर क्यू यहां पर है तो 1 2 3 4 5, ओके, यहां पर किसको ले सकते हैं हम, सी को ले सकते हैं, और सी का सेकंड राइट कौन है, ए अवेलेबल होगा। और ए से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन है कि एम और ए के बीच में कितने पर्सन है, 3। तो अगर ए यहां पर है तो 1 2 3, 3 के गैप में क्या हम यहां पर एम बिठा सकते हैं, यहां तो ऑलरेडी एस आ रहा है। तो यहां से हमें क्लियरिटी मिली कि सी और क्यू के बीच में अगर 5 पर्सन थे तो सी जो है वो क्यू के बाईं ओर बैठा है, तो क्यू ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 5, यहां पर कौन आ गया, सी अवेलेबल हुआ। देखो सी और क्यू के बीच में 5 पर्सन हो गए, और उसके बाद क्या है, सी ए का सेकंड लेफ्ट है, मतलब ए सी का सेकंड राइट है, और एम और ए के बीच में कितने पर्सन है, 3। ए यहां पर है तो 1 2 3 के गैप में यहां पर कौन हो चुका है, एम। जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास थी हमने हर एक चीज को यूज कर लिया है। ठीक है, ये भी यूज कर लिया। अब देखो जो भी क्लूज आप साइड पे नोट डाउन करते हैं ना, अगर यूज हो जाए तो कैंसिल आउट कर देना उसे। अगली इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, कहता टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर कौन आ रहा है, टी अवेलेबल होगा। आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, आर जो है वो एच का सेकेंड लेफ्ट है, ना तो हमें आर का अभी कंफर्म है ना एच का, तो होल्ड पे रखते हैं। अब एच के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि एच हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड एन, एच जो है वो एम और एन के एग्जैक्टली मिडल में है। पहले तो एम और एन के बीच में नंबर पर्सन काउंट कर लो, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एम और एन के बीच में 9 सीट्स हैं। 9 सीट्स का मिडल कौन सा होगा, चाहे एन से 5th सीट निकाल लो चाहे एम से 5th सीट निकाल लो। तो एम से 1 2 3 4 5, मतलब यहां पर कौन बैठा होगा, एच अवेलेबल होगा, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। एम और एन के एग्जैक्टली मिडल में कौन है, एच, और एच का सेकंड लेफ्ट कौन आ रहा है, यहां पर आर अवेलेबल है, इसे भी यूज कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या डाटा गिवन है, कहता द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन सी एंड एन इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। कहता सी और एन के बीच में जितने भी पर्सन होंगे वो एक ज्यादा होंगे, इससे एक ज्यादा होंगे जितने एन के दाईं ओर है। अब एन के दाईं ओर देखो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, अगर एन के दाईं ओर 6 पर्सन है तो सी और एन के बीच में टोटल पर्सन की संख्या कितनी होगी, 7, 6 से एक ज्यादा। चेक कर लो सी और एन के बीच में 7 पर्सन आ भी रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। चलो, तो ये हमारी गिवन कंडीशंस के ऊपर अरेंजमेंट बनी। आप अपना सॉल्यूशन चेक करो और कमेंट करके बताओ कि आपका सही था या गलत था। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कहता इफ एम सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, अगर एम जो है किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड से थर्ड प्लेस पे है, किसी एक्सट्रीम एंड्स की क्या बात होगी, वो तो होगा ही लेफ्ट हैंड से थर्ड प्लेस पे, राइट हैंड से तो होने से रहा, मतलब यहां पर अगर वो लेफ्ट हैंड से थर्ड प्लेस पे है, देन हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, पंक्ति में कुल कितने पर्सन है, तो बस काउंट कर लो। 3 यहां तक हो गए, और के और एन, एम और एन के बीच में 9 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए थे, 9 ये है, 3 ये हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 19 पर्सन जो है रो में टोटल कैंडिडेट है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए,
ए के तत्काल पड़ोसी हमें बताने हैं कौन कौन है, आर और एच, डी ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, हमें ऑप्शन के थ्रू बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, कहता है के सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड टी, ए जो है वो ए और टी के एग्जैक्टली मिडल में है, चेक करो ये ट्रू है या नहीं। ए और टी के एग्जैक्टली मिडल में 1 2 3 4 5 6, ए और टी के बीच में तो इवन नंबर ऑफ पर्सन है, सम संख्या में, एग्जैक्टली मिडल तो निकाल ही नहीं सकते, तो पहला तो गलत हो गया। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एच जो है वो सी का थर्ड राइट है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो सी का थर्ड राइट कौन निकल के आया, एच अवेलेबल हुआ, दूसरे वाला बिल्कुल सही। 5 पीपल सिट बिटवीन के एंड एस, के और एस के बीच में 5 पर्सन है, नहीं 4 पर्सन है, तो आपका ये भी गलत हो गया। आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली सेकंड इज ट्रू, सही वाला बताना था बेसिकली हमें। अगला क्या कहता है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक सी आर डैश क्यू डैश। चलो भाई सी आर डैश क्यू डैश पकड़ते हैं पहले तो इनको, ये रहा, ये देखो सबसे पहले किसको पकड़ा इन्होंने, सी को, फिर आर को, फिर डैश क्यू डैश, ये क्या बात बनी। अब ये देखो ये सीरीज से कनेक्टेड हो सकता है, जैसे कि हमें कंप्लीट करनी है सीरीज सी आर डैश क्यू डैश, ये कंप्लीट करना है ना। अब सी और आर के बीच में 0 का गैप है, फिर हम 1 का गैप रख के देखते हैं, अगर आर 1 का गैप रखें तो इधर एच होना चाहिए, फिर इधर देखो ये 0 का गैप है, आर और एच में 1 का गैप है, तो एच और क्यू में देखो 2 का गैप आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब हम हिट एंड ट्रायल सही लगा रहे हैं। तो एच और क्यू में 2 का गैप है, तो क्यू के 3 के गैप के बाद यहां पर कौन आ जाएगा, एस। तो फिल इन द ब्लैंक में कौन कौन आ रहा है, एच और एस। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, कहीं भी देखो कंफ्यूजन है तो रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है, कहीं भी हल्का सा भी डाउट रहे तो रिवाइंड करके देख लिया करो। ओके चलो बढ़े आगे। और कौन सा क्वेश्चन रह गया था हमारा, एक तो सिटिंग का ये हो गया, आफ्टर दिस ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ट्रायंगुलर टेबल के ऊपर बेस्ड था। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आप खुद निकालिए, उसके बाद ही आपको इसके वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आना है, ठीक है। चलो बढ़े फिर इसके वीडियो सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फिर क्या डाटा गिवन था, कितने पर्सन है, सिर्फ पर्सन काउंट करने हैं, कितने हैं काउंटिंग में, 3 6 9, 9 पर्सन है आर सिटिंग इन अ ट्रायंगुलर टेबल, ठीक है, ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, हर साइड पे 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है जी मान लिया, एंड 1 पर्सन सिटिंग ऑन ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। चलो ट्रायंगुलर टेबल की बात हुई है, देखो तो सबसे पहले वो टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इधर करके बना देता हूं, ट्रायंगुलर टेबल। ओके तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है कि 2 हर साइड पे बैठे हुए पर्सन है, हर साइड पे 2 पर्सन बैठे हैं, और एक एक पर्सन कॉर्नर पे भी बैठा हुआ है। आगे देखिए इन आउट का तो केस नहीं था, कहता ऑल द पर्सन हु आर सिटिंग साइड्स ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड द टेबल, जो साइड्स पे बैठे हुए हैं ये 6 पर्सन ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो फेसिंग आउटसाइड है। देखो कॉर्नर वाले आउटसाइड द सेंटर है, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको इनवर्ड वालों का राइट और लेफ्ट समझने में तो दिक्कत नहीं आती होगी, ठीक है। आउटसाइड द सेंटर डिफरेंट सिचुएशन है, ये मान के चलिएगा जो कॉर्नर पे बैठे हैं ये आउटसाइड द सेंटर है, और मिडल ऑफ द साइड सारे के सारे क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं। ओके राइट और लेफ्ट नहीं लिखने बैठूंगा, और ना ही आपको लिखना है। देखिए फिर कहता वी इज नॉट सिटिंग एट द साइड ऑफ द टेबल, वी जो है साइड पे नहीं बैठा हुआ, तो मतलब इतना हमें क्लियर हो गया कि वी जो है वो कॉर्नर ऑफ द टेबल है। ओके पहली इंफॉर्मेशन। उसके बाद एंड एक्स इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एक्स जो है वो आर का नेबर नहीं है, दूसरी इंफॉर्मेशन थी ये। पी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, पी जो है वो किसी ना किसी कॉर्नर पे बैठा है, देखो वी भी कॉर्नर पे है, पी भी कॉर्नर पे बैठा है, अभी पता नहीं है, साइड पे लिख देते हैं क्योंकि कॉर्नर कोई भी हो सकता है तीनों में से। चलो आगे क्या है, कहता एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू,
एस क्यू का सेकंड राइट है, तो क्यू का सेकंड राइट कौन आया? एस, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि क्यू साइड ऑफ द टेबल है या कॉर्नर ऑफ द टेबल है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। टी जो है वो आर का इमीडिएट राइट है, तो आर का इमीडिएट राइट कौन अवेलेबल होगा? टी अवेलेबल होगा। और आर के बारे में देखो इंफॉर्मेशन क्या है कि आर इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। चलो कोई तो आया साइड वाला, तो आर जो है वो कहां पर बैठा हुआ है? साइड ऑफ द टेबल है, क्योंकि वो जो है वो कॉर्नर पे अवेलेबल नहीं होगा। W एंड Q आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। W और Q जो हैं ये दोनों के दोनों सेम साइड पे आएंगे, मतलब ये दोनों कॉर्नर्स पे नहीं अवेलेबल। उसके बाद 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन R एंड S। R और S के बीच में कितने पर्सन हैं? 3। अब देखो R से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक ये है, ये भी है और ये भी है। जगह उधर कम थी मेरे पास, इसलिए मैंने इधर नोट डाउन कर लिया। अदरवाइज एक ही पर्सन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन एज अ क्लू आप नोट डाउन करेंगे वो एक ही जगह कलेक्ट करके रखना। पॉसिबिलिटीज वैनिश करने में हेल्प तभी मिलेगी ना। U एंड X आर एडजेसेंट टू P। U और X P के नेबर हैं। अब P से रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन पहले भी थी, क्या P कॉर्नर पे है तो कोई भी कॉर्नर पकड़ लो। P यहां पर है, U यहां पर है, तो X यहां आ जाएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड एक केस बनता है तो बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हम ये भी बना के चलेंगे। रुकिए एक सेकंड, चलो एक पॉसिबिलिटी हम ये भी बना के चलेंगे, क्योंकि हमें किसका आइडिया नहीं है अभी तक का? U और X का। ओके, तो 2 हर एक साइड पे अवेलेबल हैं और 3 जो हैं वो कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर वाले आउटसाइड द सेंटर थे। और हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? P के बारे में, कि P जो है वो U और X जो है वो P के नेबर है। तो 2 केसेस जो हैं अभी तक हमने ड्रॉ कर लिए, तो इसको भी यूज़ कर लिया हमने, और ये वाली लास्ट वाली इंफॉर्मेशन तो यूज़ है ही है। अब ये देखो, हमें एक डाटा दिया गया था कि W और Q सेम साइड पे अवेलेबल है। अगर W और Q दोनों सेम साइड पे अवेलेबल है तो ये दोनों और ये दोनों साइड तो होने से रही, तो W और Q के लिए ये वाला केस रहेगा, साइड यही वाली पॉसिबल रहेगी। तो W और Q जो हैं दोनों के दोनों सेम साइड पे यहां पर आके बैठेंगे। गॉट इट? तो इसको हमने यूज कर लिया। उसके बाद देखिए क्या डाटा उठा सकते हैं। सॉरी, W और Q, ऐसा नहीं है, ये W है। ठीक है, ये W है। उसके बाद देखिए क्या है, और हमें इंफॉर्मेशन और क्या गिवन है कि Q का सेकंड राइट S। देखो Q बैठ चुका है तो Q से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठा लीजिए। Q का सेकंड राइट कौन है? S। अगर Q देखो ये टुवर्ड्स दी सेंटर है ना, जो साइड ऑफ द टेबल है, अगर Q यहाँ पर आता है तो सेकंड राइट S यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ पर है तो सेकंड राइट S यहाँ पर आ जाएगा। क्या S से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? ये रही, देखो कहता R और S के बीच में 3 पर्सन है, मतलब कि अगर मैं Q को यहाँ लेता हूँ, सेकंड राइट S यहाँ आ जाएगा, तो S अगर यहाँ पर है तो 3 के गैप में R होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन S यहाँ पर लेते हैं तो 1 2 3 यहाँ R आएगा, बट X तो R का पड़ोसी है ही नहीं, लिखा हुआ था ना। तो अगर S यहाँ लेंगे 1 2 3 के गैप में R यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगर S में यहाँ पर ले लेता हूँ तो S और R के बीच में क्या है? 3 का गैप है। S यहाँ पर है, 1 2 3 के गैप में R यहाँ आया, बट R तो साइड ऑफ द टेबल बैठा हुआ है। चलो, मतलब कि S यहाँ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं S को यहाँ पर ले लेता हूँ, S अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 के गैप में R नहीं आ सकता। S अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 के गैप में R यहाँ पर आया, साइड ऑफ द टेबल भी है, बट R तो X का पड़ोसी ही नहीं है, तो ये वाला केस ही आपका वैनिश हो गया। अब आते हैं इधर की तरफ। अगर इधर हम डिस्कस करें, Q का सेकंड राइट हम S पहले यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला पर्सन, अगर S यहाँ पर है तो 1 2 3 के गैप में R यहाँ पर आ जाएगा। अगर S यहाँ पर है तो 1 2 3 के गैप में R नहीं आ सकता, तो S और R से रिलेटेड एक तो केस ये रहा। अगर मैं Q को यहाँ ले लूँ, ठीक है, Q का सेकंड राइट S है और S और R के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। ठीक है, वैलिड है कंडीशन, मतलब R और S मैं यहाँ पर बिठा सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं S को यहाँ ले लेता हूँ, कि मतलब अगर Q यहाँ पर होता, उसका सेकंड राइट S यहाँ बैठा होता,
तो S 1 2 3 के गैप में R तो कॉर्नर पे आना ही नहीं है, R तो साइड ऑफ द टेबल है। S यहां पर है 1 2 3 के गैप में, R यहां पर भी आ सकता है। मतलब कि सिचुएशन अब ये बन रही है कि चाहे मैं S को यहां पर लूं, चाहे मैं S को यहां पर लूं, 3 सीट्स के गैप में R इधर आ रहा है, S यहां लूंगा तो 3 सीट्स के गैप में R इधर आ जाएगा, क्योंकि R और S के बीच में 3 पर्सन है। तो मतलब मैं S की पोजीशन को अभी फिक्स नहीं करवा पा रहा हूं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को मैं क्या है, होल्ड पे रख देता हूं कि S और R के बीच में कितने पर्सन थे, 3 पर्सन है। और R का इमीडिएट राइट कौन अवेलेबल है, हमें T अवेलेबल है, तो R का इमीडिएट राइट यहां पर आ गया कौन, T आ गया। ठीक है जी। V जो है वो कॉर्नर ऑफ द टेबल है। हाँ, ये वाली बात भी तो थी, देखो P कॉर्नर है, T कॉर्नर है, V भी कॉर्नर पे है, तो S की पोजीशन हमें यहां मिलेगी। और S जो है वो Q का सेकंड राइट है, तो यहां पर कौन होगा, Q, और यहां पर कौन होगा, W। ओके, तो यहां पर कौन सा पर्सन आ जाएगा, यहां Q होगा, और यहां पर कौन सा पर्सन होगा, W होगा। चेक कर सकते हैं Q का सेकंड राइट क्या है, S। कमेंट करके बताइए कि आपका ये करेक्ट अरेंजमेंट इस तरह का बना या नहीं बना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहता अगर R किससे रिलेटेड है, T से, X रिलेटेड है P से। अब पहले देखते हैं R T से कैसे रिलेटेड है। R T से कैसे रिलेटेड है कि R T का इमीडिएट राइट है। X P से कैसे रिलेटेड है, X भी P का इमीडिएट राइट है। R भी T का इमीडिएट राइट है, X भी P का क्या है, इमीडिएट राइट है। तो हमें किसका बताना है, इन द सेम वे W इज रिलेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग। तो W बताना है किससे रिलेटेड होगा। अब माना कि R T का इमीडिएट राइट है, X P का इमीडिएट राइट है, पर W किसी का इमीडिएट राइट बन रहा है, नहीं बन रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। R T का इमीडिएट राइट कैसे है, R और T से कैसे रिलेटेड है, दोनों एक साथ है। P X से रिलेटेड या X P से कैसे संबंधित है, दोनों एक साथ है। तो W T का भी साथ में हो सकता है, और Q, मतलब T और Q दोनों के बारे में क्लैश होना चाहिए। तो आइदर T और Q हमें ये मार्क करना होगा। ठीक है, आइदर T और Q, या तो वो T से कनेक्टेड होगा या तो वो Q से कनेक्टेड होगा। उसके बाद कहता हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस आर सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ R एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S रिस्पेक्टिवली। कहता कौन R के दाईं ओर दूसरा है और S के बाईं ओर तीसरा है। ठीक है, R का दायां दूसरा, S का बायां तीसरा। R का दायां दूसरा देखो, R का दायां दूसरा राइट लेफ्ट ध्यान से, कौन इनवर्ड है कौन आउटवर्ड है। R का दायां दूसरा कौन है, W। S का बायां तीसरा कौन है, वो भी W है, रिस्पेक्टिवली। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली एंड ओनली W। चाहे R का सेकंड राइट देख लो, चाहे S का थर्ड लेफ्ट देख लो, दोनों के दोनों सेम ही पर्सन है। 4 ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की नीड नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आइए, ऑप्शंस उठाइए। SRT, हाँ जी SRT, S ये रहा, R ये रहा, T ये रहा। अब SRT में क्या कॉमन सिमिलैरिटी है कि SR इनवर्ड है, T आउटवर्ड है। चलो अगले ऑप्शन पे आते हैं, एक ऑप्शन से तो आंसर मिलेगा नहीं। VTP, हाँ जी VTP, ये तीनों के तीनों कॉर्नर पे बैठे हैं। SRT के केस में एक कॉर्नर और दो इनवर्ड थे, ये तीनों के तीनों कॉर्नर पे बैठे हैं, मतलब तीनों आउटसाइड द सेंटर हैं, ये भी कैच कर सकते हो पॉइंट। WVR, हाँ जी WVR, ये देखो WVR के केस में V आउटवर्ड है, W और R इनवर्ड है। यही चीज तो पहले ऑप्शन में भी थी, SRT में S और R इनवर्ड थे, T आउटवर्ड था, मतलब B ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। डिफरेंट है ये सबसे, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि VTP के केस में तीनों के तीनों पर्सन जो हैं वो कॉर्नर ऑफ द टेबल है। ठीक है, चलो अगले के ऊपर आइए, बी ऑप्शन आंसर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। पहला कहता है यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यू आर का इमीडिएट लेफ्ट है, देखो यू तो आर का इमीडिएट लेफ्ट है, ये तो सही वाला है, हमें गलत वाला बताना है कौन सा सही नहीं है। वी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वी टी का सेकंड लेफ्ट है, हाँ जी क्या वी टी का सेकंड लेफ्ट है, नहीं थर्ड लेफ्ट है, तो मतलब ये वाला हो गया गलत, तो हमें गलत वाला ही बताना था। पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, पी एक्स का इमीडिएट राइट है, बिल्कुल ठीक है, ये देखो पी एक्स का इमीडिएट राइट है, तो ये वाला भी सही हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाला जो है वो गलत है, ओनली टू फॉलो।
ओके, क्योंकि कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना था आंसर में। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। क्या लिखा हुआ है? हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस का फोर्थ लेफ्ट, एस का फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4। देखो क्वेश्चन मैटर नहीं करते हैं, अरेंजमेंट आपका सही है तो क्वेश्चन तो क्या है, मजाक है। अब किसी सेट में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी में 3 पूछे जाएंगे, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले सेट के ऊपर आते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया? एक ये पजल रह गया, देखो। ठीक है, बॉक्स बेस्ड पजल है, जरूर ट्राई करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, कलर्स की अरेंजमेंट बनानी है और कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और डायरेक्टली पहले आप इसे खुद सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आना है। ओके, चलो बढ़ते हैं। क्या डाटा गिवन था? कहता 11 कलर बॉक्स आर अरेंजिंग वन एंड द अबव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उन कलर्स के नेम भी दे दिए गए बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है जी, मान लेते हैं इनकी बात। पहली इंफॉर्मेशन कहता 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ग्रे कलर बॉक्स एंड ब्राउन कलर बॉक्स। ग्रे और ब्राउन के बीच में कितने का गैप हुआ? 3 का गैप हुआ। ओके, चलो बना लेते हैं। ग्रे कलर बॉक्स और ब्राउन कलर बॉक्स में कितने का गैप है? 3 का गैप। ब्राउन कलर बॉक्स तो ग्रे के अबव में भी हो सकता था। केसेस बना लीजिए फिर। ब्राउन और ग्रे के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप। ओके, चलो अगली इंफॉर्मेशन पे आते हैं। थोड़ा गैप बना के लिख देता हूं। ब्राउन और ग्रे के बीच में 3 का गैप है, इस तरह से। ठीक है, 5 पोजीशन हो चुकी हैं बॉक्सेस की। रेड कलर बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो ब्राउन कलर बॉक्स। रेड कलर का जो बॉक्स है वो ब्राउन के जस्ट बिलो में है। ब्राउन के जस्ट बिलो में रेड कलर का बॉक्स, ब्राउन के जस्ट बिलो में रेड कलर का बॉक्स। ओके, आगे देखिए। कहता 7 बॉक्सेस आर बिटवीन रेड एंड पिंक। इतना पढ़ना है, कलर बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता रेड और पिंक के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 7। ध्यान से देखना, अगर रेड और पिंक के बीच में 7 बॉक्सेस हैं तो पहले केस में पिंक कलर का बॉक्स रेड के बिलो में नहीं आ सकता। रीजन, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या कितनी है? 11। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऑलरेडी हैं। अगर हम पिंक को रेड के बिलो में उठाते हैं तो 8 बक्से और हो जाएंगे। 7 तो रेड और पिंक के बीच में है, 8वां पिंक खुद हो गया, तो टोटल बॉक्सेस की काउंटिंग जो है वो 11 से एक्सीड कर जाएगी। तो मतलब पहले केस में पिंक कलर का जो बॉक्स है वो रेड के अबव में आएगा। तो रेड 1 2 3 4 5 6 7। अब जाके कौन सा बॉक्स अवेलेबल होगा यहाँ पर? पिंक कलर का बॉक्स। समझ आया पॉइंट? यही चीज यहां पर भी करनी है, बट इस केस में पिंक कलर का बॉक्स रेड के अबव में भी हो सकता है और बिलो में भी, क्योंकि ये मान के चलिए पिंक कलर का बॉक्स जो है वो रेड कलर के बॉक्स से 8 पोजीशन दूर बैठा हुआ है, ऊपर या नीचे कहीं भी। अगर मैं कहता हूं इस केस में पिंक वाला रेड के 8 पोजीशन ऊपर है, तो 8 ये वाले हो गए, ठीक है, 9वां रेड हो गया, 10 11 12 केसेस बढ़ गए। देखो मैं कहता हूं रेड कलर का बॉक्स यहां पर है, ठीक है, और पिंक और बीच में 7 बॉक्सेस हैं, तो 8 बॉक्सेस और बिठाने हैं। तो रेड के अलावा इसके ऊपर की तरफ 8 बक्से आने हैं, 8 बक्से ब्राउन को इंक्लूड करके, ठीक है, क्योंकि वो भी तो रेड और पिंक के बीच में ही आ जाएगा। 8 यहां तक हो जाएंगे, 9 10 11 12 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो मतलब कि इस सिचुएशन में पिंक कलर का जो बॉक्स है वो रेड के बिलो में आएगा। तो रेड कलर का बॉक्स है, 3 ये हो गए, 4 5 6 7। यहां पर कौन सा बॉक्स आएगा? पिंक कलर का। देखो कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो थोड़ी बहुत रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है। ये ना है कि क्वेश्चन मार्क आर का डाउट घूम रहा है दिमाग के अंदर और देखते जा रहे हैं, फिर सेशन को देखने का कोई फायदा नहीं है। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन येलो एंड पिंक। येलो और पिंक के बीच में 1 का गैप है। अब देखो इस सिचुएशन में टोटल बक्सों की संख्या कितनी हो चुकी है? 10। तो येलो और पिंक के बीच में 1 का गैप है, तो नीचे की तरफ नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर टोटल बॉक्सेस देखो कितने हो चुके हैं, 4 4 8 9 10 तो हो ही चुके हैं। अगर मैं येलो कलर का बॉक्स नीचे की तरफ बनाता हूं पिंक के, बॉक्सेस की संख्या 12 हो जाएगी 1 के गैप में। तो क्लियर हो गया कि येलो कलर का बॉक्स यहां पर आएगा।
और दोनों के बीच में 1 का गैप है। इस सिचुएशन में देखिए टोटल बॉक्सेस यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 9। 9 अगर यहाँ पर है तो 1 के गैप में येलो कलर का बॉक्स ऊपर की तरफ भी आ सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इस पॉइंट को मैं होल्ड पे रखूंगा कि पिंक और येलो के बीच में 1 बॉक्स का गैप था, क्योंकि यहां से केसेस क्रिएट हो रहे हैं ना, केसेस हमें कम से कम बनाने हैं, नीड पड़े तो बनाएंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो होल्ड पे रखते हैं, बाद में यूज कर लेंगे क्योंकि इतनी सारी तो इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है। येलो बॉक्स इज वन ऑफ द पोजीशन अबव द पिंक बॉक्स। चलो भाई ये भी बात खत्म होगी। कहता है येलो कलर का बॉक्स जो है वो पिंक कलर के बॉक्स के ऊपर की तरफ है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये 11 की काउंटिंग हो चुकी है, काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 11, 11 बॉक्सेस ये हो चुके हैं। बट ये अभी तक कितने बॉक्सेस हैं, 4 4 8 10 बॉक्सेस हैं अभी तक ये, ठीक है, 4 4 8 और 10। यहां पर 1 बॉक्स आना पेंडिंग है, वो या तो ब्राउन के अबव में होगा या तो पिंक के बिलो में होगा। ये वाला पॉइंट यूज कर लिया, अवॉइड करो। आगे देखिए, ब्लू इज इमीडिएटली अबव ब्लैक। ब्लू जो है या ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो ब्लैक के जस्ट अबव में है, ब्लैक के जस्ट अबव में है। ना तो ब्लू का पता है ना ही ब्लैक का पता है अभी तक। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन येलो एंड ब्लू। येलो और ब्लू के बीच में 2 का गैप है। तो इस सिचुएशन में आइए, 11 की काउंटिंग हो चुकी थी, येलो 2 के गैप में इधर कौन सा बॉक्स आ गया, ब्लू, और ब्लू कलर जो बॉक्स है वो ब्लैक के जस्ट अबव में है, तो ब्लैक कलर वाला ब्लू के जस्ट बिलो में होगा। सिमिलर सिचुएशन यहां पर कि येलो और किसके बीच में 2 का गैप है, ब्लू के बीच में। अगर येलो यहां पर है, 2 के गैप में यहां पर ब्लू बना सकता हूं मैं, 11 की काउंटिंग हो जाएगी, बट ब्लैक कलर का बॉक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, ब्लू कलर का बॉक्स येलो के बिलो में नहीं होगा, तो कहां पर होगा, ऊपर की तरफ। येलो यहां पर है, 2 के गैप में कौन आना चाहिए था, ब्लू, बट यहां तो ऑलरेडी ग्रे है, केस कैंसल। इसमें आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे इस कंडीशन को। आगे, 1 बॉक्स इज बिटवीन व्हाइट एंड ऑरेंज। व्हाइट और ऑरेंज के बीच में 1 का गैप है। अब देखो व्हाइट और ऑरेंज के बीच में अगर 1 का गैप है तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, या तो व्हाइट यहां पर है तो ऑरेंज यहां आ जाएगा, व्हाइट यहां पर है तो ऑरेंज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए, ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड वन ऑफ द पोजीशन बिलो वॉयलेट कलर। ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो वॉयलेट के कहीं ना कहीं बिलो में है। अब देखो ग्रीन और वॉयलेट ही रह गए ना, क्योंकि ये 2 प्लेसेस किसके लिए है, व्हाइट और ऑरेंज के लिए। ग्रीन वाला वॉयलेट के बिलो में है, तो मतलब वॉयलेट कलर का बॉक्स ये होगा, तभी तो उसके बिलो में यहां पर कौन सा बॉक्स आ जाएगा, ग्रीन कलर का। और ये ग्रीन के अबव और बिलो में 2 बॉक्सेस बचे, कौन कौन से, व्हाइट और ऑरेंज। आइदर वॉयलेट और ग्रीन इज वन ऑफ द पोजीशन अबव व्हाइट कलर बॉक्स। या तो वॉयलेट कलर होगा या तो ग्रीन कलर होगा, किसके अबव में, व्हाइट कलर बॉक्स के अबव में। तो मतलब कि अगर मैं व्हाइट कलर का बॉक्स यहां पर ले लेता हूं तो व्हाइट के अबव में तो ग्रीन और वॉयलेट दोनों हो जाएंगे, बट ये क्या कहता है, कोई एक होना चाहिए। तो मतलब यहां पर व्हाइट कलर का बॉक्स नहीं आएगा तो व्हाइट कलर का बॉक्स यहां आ जाएगा, तभी तो उसके अबव में या तो वायलेट होगा या तो ग्रीन होगा। तो वायलेट आ रहा है ना, तो व्हाइट यहां पर एडजस्ट कर दो और ऑरेंज कलर का बॉक्स यहां एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनी। कमेंट करके बताइए किस किस की ये अरेंजमेंट जो है वो करेक्ट बनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखिए, वही बात है, मजाक है फिर तो क्वेश्चन। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिलो व्हाइट कलर बॉक्स। व्हाइट के बिलो में हमें बताना है कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। व्हाइट के बिलो में ये 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, 4, डी ऑप्शन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज 7th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। नीचे से 7वीं पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7, ब्लैक कलर का बॉक्स, बी ऑप्शन आंसर। टॉप मोस्ट पोजीशन पे बताओ कौन है, येलो कलर का बॉक्स, ये भी बताने वाली बात है। आंसर क्या है, मजाक है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द मैक्सिमम गैप बिटवीन देम। बिटवीन देम मैक्सिमम गैप देखना बॉक्सेस का किस पेयर के बीच में है, तो ये ऑप्शन के थ्रू होगा। पहले तो देखो पिंक और रेड में कितने आ रहे हैं, पिंक यहां पर है, रेड यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 का गैप आ रहा है। लिख लो इसे, इसमें 7 का गैप है। ग्रीन और वॉयलेट में चेक करो, हाँ जी, ग्रीन और वॉयलेट में 1 2 3 4 5 का गैप, अवॉइड करो। मैक्सिमम वाला अभी कौन मिल रहा है, पिंक रेड वाला। येलो और पिंक चेक करो, हाँ जी, येलो यहां पर है, पिंक भाई
ये तो मजाक कर रहा है, एक का गैप है। वॉयलेट ऑरेंज चेक करो, वॉयलेट यहाँ पर है, ऑरेंज यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 का गैप है, बट हमें 7 वाला मिला हुआ है। रेड और येलो चेक करो, ये मैक्सिमम गैप 9 का गैप आ रहा है। ई ऑप्शन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस 3 बॉक्सेस बिलो द ग्रे कलर बॉक्स? ग्रे कलर बॉक्स के 3 बॉक्सेस नीचे कौन आ रहा है? तो 1 2 3 ऑरेंज कलर का बॉक्स आ रहा है। ए ऑप्शन आंसर। तो बताइए पांचों के पांचों सही थे या नहीं थे आपके? ऐसे अरेंजमेंट जो बनाई है उसी के अकॉर्डिंगली मैच करके बता दिया करो, ठीक है। चलो जी, तो ये तो था हमारा पजल्स के ऊपर बेस्ड। कितने सेट आए थे हमें? 5 थे ना, 2 रह गए। अब 2 कौन से रहे? एक तो ये रहा, कौन सा है भाई? तो ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड। वैसे चांसेस कम है, मैंने जानबूझ के इसमें 5 सेट्स दिए हैं, आपको 4 तो आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर। तो वही बात है ना, डिफिकल्टी लेवल आपको बता के थोड़ा आएगा मेंस का कैसा है। ओके, तो हमें हर चैलेंज के लिए रेडी रहना है। ओके, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं है कि नहीं मैन तो इतना ही करना है और यही पैटर्न आएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं आपको 90 to 95% तक की गारंटी दे सकता हूं कि जो पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं वही एज इट इज आए। 5 से 10% की वेरिएशन पक्का रहेगी। मैं नहीं, कोई भी पढ़ाएगा उसकी भी पक्का रहेगी वेरिएशन। तो ये मत मान के चलना कि जो हम आपको गाइड कर रहे हैं एज इट इज वही पैटर्न से रिलेटेड ही आएगा। आपको नंबर ऑफ सेट्स कंटिन्यू करने पड़ेंगे। अब इसमें जो है हमने सिलोजिज्म नहीं देखा, सिलोजिज्म आ सकता है। डाटा सफिशिएंसी के इसमें 3 क्वेश्चन थे, आपको 5 का सेट आ सकता है। तो कहीं ना कहीं वेरिएशंस होगी। अल्फा न्यूमेरिक पजल स्टेप्स की फॉर्म में आ सकता है, इनपुट आउटपुट भी आ सकता है। बताओ, तो हम हर सिनेरियो में प्रैक्टिस सेट कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, बट सिटिंग पजल तो जितना अटेम्प्ट करो उतना कम होता है। ओके, हाँ जी, सॉल्व करिए इसे वीडियो पॉज करके। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब आते हैं इसके बाद हम वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर। देखो भाई क्या कहता है, कहता है 9 पर्सन है। ओके, रैंडमली कैसे भी बिठा सकते हो, ऑपोजिट की टेंशन ही खत्म। सारे के सारे सर्कुलर टेबल के अराउंड है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। एडजेसेंट पर्सन्स के बीच में सेम डिस्टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे डिफरेंट प्लेसेस में विजिट करते हैं, उन सिटीज़ के नेम भी दे दिए गए, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, 2 पीपल सिट बिटवीन वी एंड द वन हु विजिट्स हरियाणा। अब इससे रिलेटेड आप एक काम करो, 2 केसेस ड्रॉ करके चलो, 3 केसेस ड्रॉ करके चलो, मतलब पहले ही ड्रॉ करके बैठ जाओ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका माइंड हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ फिर गड़बड़ है। और डिस्ट्रैक्शन कब होती है? जब आप पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने बैठते हैं। ओके, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए माइंड। तो हम 2 केसेस बना के चल लेते हैं पहले ही, ठीक है जी। हाँ, तो पहली इंफॉर्मेशन यहां पर क्या गिवन थी, कहता तीसरी बनाने की नीड पड़ी तो बढ़ाएंगे, अदरवाइज 2 तो बना के ही चलो। ये टास्क आपको सॉल्यूशन पे स्विच करने से पहले पहले खत्म करना है। कहता 2 पर्सन बैठे हैं, किस किस के बीच में? वी और जो पर्सन हरियाणा से बिलोंग करता है। तो ये ले लेते हैं वी, 2 के गैप में ये वो पर्सन है जो हरियाणा से बिलोंग करता है, एक केस ये हुआ। ये वो पर्सन है वी, 2 के गैप में ये वो पर्सन है जो हरियाणा से बिलोंग करता है। पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु विजिट्स हरियाणा। टी जो है, जो पर्सन हरियाणा से बिलोंग करता है या विजिट करता है, उसके तत्काल दाईं ओर है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ राइट लेफ्ट लिखने की नीड नहीं होगी। अब इतना तो आपका होल्ड बना ही होगा सिटिंग अरेंजमेंट पे। द वन हु विजिट्स गोवा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी। जो गोवा में विजिट करता है वो वी का इमीडिएट राइट है। वी का इमीडिएट राइट, गोवा यहां पर आएगा, ये देखो वी का इमीडिएट राइट। वी का इमीडिएट राइट यहां पर वो पर्सन है जो गोवा में विजिट करता है। ओके, चलिए, वैसे देखा जाए हम केसेस हाँ ठीक बना रहे हैं, सारे के सारे इनवर्ड है ना, इन आउट वाला नहीं था, फिर ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि वी और हरियाणा के बीच में 2 का गैप है, तो 2 का गैप इधर कैसे है? इधर भी तो हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो जाएंगे ना, तो हम उसी की पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। 3 पीपल सिट बिटवीन द वन हु विजिट्स गोवा एंड डब्ल्यू। गोवा और डब्ल्यू के बीच में 3 का गैप है। तो देखो, गोवा 1 2 3, डब्ल्यू हरियाणा वाला पर्सन हो सकता है। गोवा 1 2 3, डब्ल्यू यहां पर भी हो सकता है। 2 केसेस बने, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 यहां पर भी बनेंगे।
तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं कि गोवा और डब्ल्यू के बीच में कितने का गैप होगा, 3 का। क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना स्टेटमेंट्स में। द वन हु विजिट्स गोवा, भाई ऐसा हम क्यों सोचें, सिंपली गोवा और डब्ल्यू में 3 का गैप है, इतना ही मान के चलो। आगे देखिए, टी एंड डब्ल्यू आर नॉट नेबर्स, टी और डब्ल्यू पड़ोसी नहीं है। देखो ये वाली सिचुएशन यूज होगी, गोवा और 3 के गैप में यहाँ डब्ल्यू आना था, बट टी और डब्ल्यू पड़ोसी नहीं है, तो गोवा यहाँ पर है तो 1 2 3, डब्ल्यू यहाँ पर आया, गोवा वाला पर्सन यहाँ पर है तो 1 2 3, डब्ल्यू आ नहीं सकता, क्यों, डब्ल्यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो गोवा वाला यहाँ पर है तो 1 2 3, डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, इसको हमने यूज कर लिया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। द वन हु विजिट्स दिल्ली सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन पर्सन है जो दिल्ली विजिट करता है। अगेन डब्ल्यू का सेकंड राइट कौन सा पर्सन है जो दिल्ली विजिट करता है। ओके देखो क्वेश्चन का पेपर का लेवल देखो क्या है, असिस्टेंट मेंस 30 मिनट 40 क्वेश्चन है, तो इतना भी वो नहीं है एग्जामिनर जल्लाद कि आपको इतने टफ लेवल के क्वेश्चन उठा दे देगा। टाइम भी तो देखो कितना कम दिया जा रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल जो है मॉडरेट से थोड़ा हाई की तरफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं होंगे, मैं पहले क्लियर कर दूं। ये देखो जितना भी हम डाटा यूज़ करते रीड आउट करते जा रहे हैं वो साथ के साथ एडजस्ट होता जा रहा है ना अरेंजमेंट में, तो ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल आने के चांसेस हैं आपको। आगे देखिए, द वन हु विजिट्स पंजाब सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु विजिट्स गोवा, जो पर्सन पंजाब में विजिट करता है वो कहाँ बैठा है, गोवा वाले के इमीडिएट राइट, गोवा का इमीडिएट राइट, यहाँ पंजाब आ गया, गोवा का इमीडिएट राइट, यहाँ पर पंजाब वाला पर्सन आ गया। ओके उसके बाद देखिए क्या है, 2 पीपल सिट बिटवीन पंजाब एंड वाई, पंजाब और वाई के बीच में 2 का गैप, पंजाब 2 का गैप, वाई नहीं आ सकता, पंजाब 2 का गैप, ये वाई आ गया, पंजाब 2 का गैप, वाई इधर भी आ सकता है, पंजाब 2 का गैप, वाई इधर भी आ सकता है, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखना पड़ेगा इस वाली अरेंजमेंट में एडजस्ट करवाने के लिए कि पंजाब और वाई के बीच में 2 का गैप है। एज मैनी पीपल सिट बिटवीन वाई एंड वी एज बिटवीन वी एंड आर, कहता है जितना वाई और वी में है उतना ही वी और आर में है, वाई और वी में कोई गैप नहीं है, वी और आर में भी कोई गैप नहीं होगा, मतलब आर गोवा से बिलोंग करता है। ओके है ना, चलिए और इधर ये वाला पॉइंट एडजस्ट करके देखें क्या, अगर मैं कहता हूं पंजाब और वाई यहां पर आ जाता है, ठीक है, एक सेकंड के लिए वाई की पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं, जितना वाई और वी में गैप है उतना वी और आर में है, वाई और वी में कितने का गैप हो गया, 3 का या 4 का, तो वी और आर के बीच में भी 3 या 4 का गैप होगा, इधर से 4 का गैप मेंटेन करो तो टी आ रहा है, इधर 3 का गैप मेंटेन करो टी आ रहा है, 3 का गैप मेंटेन करो वाई आ रहा है, 4 का गैप मेंटेन करो वाई आ रहा है, मतलब कि वाई यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वाई और वी में जितना गैप होगा उतना वी और आर में गैप मेंटेन होना भी तो चाहिए। तो क्लियरली पता चल गया पंजाब वाला पर्सन यहां पर है तो 2 के गैप में वाई यहां पर आया, जितना गैप वाई और वी में है उतना ही गैप वी और आर में है, अगर वी और वाई एडजेसेंट हैं तो वी और आर भी एडजेसेंट होंगे। गॉट इट, इसको यूज कर लिया तो कैंसिल आउट करो। आगे देखिए, एक्स जो है वो कहां बैठा है, सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर का सेकंड राइट एक्स, इस केस में आर का सेकंड राइट है, यहां पर एक्स आएगा। एक्स एंड द वन हु विजिट गुजरात आर इमीडिएट नेबर्स, एक्स और गुजरात पड़ोसी हैं, एक्स यहां पर है तो गुजरात वाला यहां होगा, क्योंकि ऑलरेडी इधर पंजाब बैठा है, एक्स इधर पंजाब है तो यहां पर कौन सा पर्सन होगा, द हु बिलोंग्स टू या विजिट्स टू गुजरात। उसके बाद द वन हु विजिट्स श्रीनगर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, जेड का सेकंड राइट कौन है, जो श्रीनगर विजिट करता है, और श्रीनगर का सेकंड लेफ्ट कौन है, जेड होगा। अकॉर्डिंगली कैसे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो काफ़ी सिचुएशन गोलमोल हो रही है, ये देखो वाई अगली सीट पे मत एज्यूम कर लेना, वाई यहाँ पर है, ठीक है, कहीं मिक्सअप कर दो, वाई यहाँ पर आएगा। ओके अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, श्रीनगर वाला जेड का सेकंड राइट है, श्रीनगर, ठीक है जी, तो जेड यहाँ पर हो सकता है, सेकंड राइट श्रीनगर हो सकता है, जेड यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, जेड यहाँ हो सकता है, सेकंड राइट श्रीनगर नहीं आएगा, ठीक है, जेड यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, जेड यहाँ हो सकता है, सेकंड राइट श्रीनगर हो सकता है। देखो
Z यहाँ पर भी हो सकता है, Z यहाँ पर भी हो सकता है। Z सेकेंड राइट श्रीनगर, Z सेकेंड राइट श्रीनगर। इस सिचुएशन में Z यहाँ हो सकता है, सेकेंड राइट श्रीनगर नहीं आएगा। Z यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Z यहाँ हुआ तो सेकेंड राइट ये देखो Y श्रीनगर हो सकता है। और देखो Z यहाँ हो सकता है, सेकेंड राइट श्रीनगर। इसमें एक ही केस बन रहा है। Z वाला पर्सन कहाँ से है? हरियाणा से। सेकेंड राइट पे कौन सा पर्सन होगा? जो श्रीनगर से बिलोंग करेगा। इस सिचुएशन में दो केसेस बन रहे हैं अभी। आगे देखिए, वन पर्सन सिट्स बिटवीन Z एंड S। Z और S के बीच में एक पर्सन है, तो Z यहाँ पर है, एक का गैप ऑलरेडी Y है, Z एक का गैप, ये वाला पर्सन जो है वो S होगा। Z अगर यहाँ पर है तो एक का गैप S नहीं हो सकता। अब देखो Z चाहे यहाँ लूँ चाहे यहाँ लूँ, ये दो पोजीशन Z और S के लिए ही होंगी। उसके बाद देखिए, जो जयपुर में बिलोंग करता है, विजिट करता है, वो S का इमीडिएट राइट है। जयपुर वाला S का इमीडिएट राइट है, S का इमीडिएट राइट है। W जयपुर से बिलोंग करता है इस सिचुएशन में, ठीक है। अगर मैं S को यहां ले लेता हूं, क्योंकि ये दो पोजीशन Z और S के लिए हैं, S अगर यहां होगा तो इमीडिएट राइट देखो जयपुर नहीं आएगा, तो मतलब S यहां होगा। इमीडिएट राइट पे कौन सा पर्सन होगा? जो जयपुर से बिलोंग करता है। और यहां पर कौन सा आ गया? Z। और Z का सेकंड राइट कौन है? जो श्रीनगर से बिलोंग करता है या विजिट करता है। समझ आ गया? वही बात है, कंफ्यूजन है, रिवाइंड करके जरूर देख लेना। नो वन सिट बिटवीन यू एंड शिमला। यू और शिमला के बीच में कोई भी नहीं आता, ठीक है। अब देखो सारे के सारे पर्सन अरेंज हो चुके हैं, बात रही यू की। यू और शिमला में कोई भी नहीं आएगा, मतलब यू और शिमला वाला एडजस्टेंट होने चाहिए, कैंसल। कहाँ बिठाएंगे? यू और शिमला, यू देखो कहाँ आ सकता है, यू यहाँ पर आएगा, तो शिमला विजिट करने वाला कौन होगा? एक्स। ये मेरी फाइनल अरेंजमेंट है, ठीक है। ये वाला केस कैंसिल हो गया। बताइए फिर कमेंट करके, सही बनी है अरेंजमेंट या नहीं? सेम ये वाली अरेंजमेंट बनी या नहीं, और कितने टाइम में बनी वो भी बताना। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यू जो है वो कौन सी सिटी में विजिट करता है? यू करता है पंजाब में विजिट। क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द वन हु विजिट्स जयपुर? वाई की पोजीशन बतानी है जो जयपुर से बिलोंग करता है। वाई की पोजीशन बतानी है जो जयपुर से बिलोंग करता है। जयपुर वाला कहाँ गया? ये रहा, वो उसके कहाँ पर है? थर्ड राइट पे, दाईं ओर तीसरा, बी ऑप्शन। केरला में कौन विजिट करता है? हाँ जी, केरला तो डिस्कस ही नहीं हुआ था अभी, मतलब ये वाली पेंडिंग सीट पे केरला आएगा। ओके, तो वो कौन है? वी, सी ऑप्शन। ओड वन आउट है, टी केरला। हाँ जी, टी केरला, टी केरला, टी का सेकंड राइट केरला। कनेक्शन ही देखना है, टी का सेकंड राइट कौन है? केरला। ओड वन आउट निकालना है। यू गुजरात, यू गुजरात, यू का भी सेकंड राइट देखो गुजरात आ रहा है। यू का सेकंड राइट कौन है? गुजरात। आगे देखिए, वी पंजाब, चेक करो कि वी का सेकंड राइट पंजाब है। वी सेकंड राइट पंजाब बिल्कुल है। एस हरियाणा, एस का सेकंड राइट हरियाणा है। ये रहा एस, सेकंड राइट बिल्कुल आ रहा है, देखो हरियाणा आ रहा है ना, तो फिफ्थ वाला ही आंसर होगा। वाई का सेकंड राइट देखो शिमला आ रहा है। हाँ जी, वाई का सेकंड राइट है नहीं, वाई का फोर्थ राइट है शिमला। तो ये डिफरेंट हुआ। इसको छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन में पहला पर्सन के सेकंड राइट पे प्लेस का नाम है। ओके, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जेड एंड द वन हु विजिट्स शिमला? अगर हम जेड के राइट से काउंट करना शुरू करें, जेड और शिमला के बीच में पर्सन, जेड यहां पर है, शिमला यहां पर है। जब जेड के राइट से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर्सन आ रहे हैं, 5, बी ऑप्शन। तो बताइए ये पांचों के पांचों क्वेश्चन करेक्ट हुए आपके या नहीं हुए? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके, चलो जी, एक लास्ट सेट पेंडिंग रह गया हमारा। कौन सा था? ये आखिरी वाला ही, ठीक है। ये कौन सा है? ये फ्लोर बेस्ड है, 9 पर्सन है, पजल विद फ्लोर्स। उनका ऑक्यूपेशन भी है, वो भी एडजस्ट करवाना है। जैसे हमने सिटिंग किया डबल एंटिटी वाला, वैसे ही ये है। ओके, तो इसमें 3 एंटिटीज होगी बेसिकली। चाहे तो एक वाला क्वेश्चन जो है स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आधे घंटे में इतना लेंदी पजल, टाइम तो सारा यही खा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड करके चल सकते हो या लास्ट के लिए रख सकते हो।
स्टार्टिंग में जब आप सिलेक्शन करने लगोगे ना सिटिंग और पजल्स की, इसको स्टार्टिंग में कभी अटेम्प्ट मत करना डबल या ट्रिपल एंटिटी वाला। सिंगल एंटिटी है, सिर्फ पजल है, पर्सन अरेंज करने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, सिर्फ पर्सन बिठाने हैं, तो उठाइए। अगर डबल एंटिटी या ट्रिपल एंटिटी वाला कोई भी सेट आया, उसको होल्ड पे रख के चलना है। ठीक है, चलिए। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये हिंदी लैंग्वेज में है। पॉज कीजिए वीडियो को, पहले इसे खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन शुरू करें। क्या कहता है, 9 पर्सन है, 9 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर। ठीक है, हर एक का डिफरेंट प्रोफेशन भी है। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 का नाम दिया, उसके ऊपर नंबर 2 एंड सो ऑन। टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है, नंबर 9। तो पहले प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, फ्लोर्स को ही देंगे। चलो लिख लेते हैं। तो फ्लोर्स शुरू हो रहे हैं 9 से। 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो एक काम करिए, जैसे हमने सिटिंग अरेंजमेंट शुरू किया था ना, इस तरह से आप 2-3 कॉलम्स बना के रख लीजिए फॉर द सेक ऑफ पॉसिबिलिटीज। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए ना। तो पहले ही प्रॉपर टेबल बन के बना के बैठोगे तो काफ़ी इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, चलो स्पेस काफ़ी कम है मेरे पास यहाँ पर। खैर देखते हैं क्या हो सकता है। कहता ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन यू एंड द वन हु इज अ डॉक्टर। यू और डॉक्टर के बीच में 3 का गैप है। यू और डॉक्टर के बीच में 3 का गैप है। अबव और बिलो कहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद टी लिव्स ऑन वन ऑफ द ओड नंबर्ड फ्लोर्स अबव द वन ऑन विच डॉक्टर लिव्स। कहता है टी जो है एक ओड नंबर फ्लोर पे रहेगा और वो ऊपर की तरफ रहता है, किसके, जिस फ्लोर पे डॉक्टर रहेगा। तो जहां कहीं भी डॉक्टर आएगा उसके अबव में कौन आएगा, टी। और टी जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखो क्या है, ये हो गया। W lives on any odd number floor above the floor number 4। W जो है 4 नंबर फ्लोर के अबव में कहीं भी रहता है odd नंबर फ्लोर पे। मतलब W जो है वो 5th पे भी आ सकता है, 7th पे भी और 9th पे भी। तो W के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या पता चली, वो 5th, 7th, 9th कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि 4 नंबर फ्लोर के अबव में आएगा और वो odd नंबर फ्लोर भी होना चाहिए, विषम संख्या वाला। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन W एंड द वन हु इज अ बिजनेसमैन। कहता है W और जो पर्सन बिजनेसमैन है उनके बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, कौन अबव में रहेगा कौन बिलो में, कुछ नहीं। देखो मैं अगर कुछ भी मेंशन ना करूं ना, एरोहेड वगैरह, जैसे ये एरोहेड लगा दिया था, तो इसका मतलब क्या है, टी डॉक्टर के अबव में ही आएगा। यहां मैंने कुछ भी एरोहेड नहीं लगाया, मतलब यू और डॉक्टर के बीच में 3 का गैप है, कोई भी कहीं भी आ सकता है। उसके बाद देखिए, X इज नाइदर अ डॉक्टर नोर अ टीचर। चलो जी, X ना तो डॉक्टर है और X ना तो टीचर है। ठीक है, X जो है वो डॉक्टर और टीचर दोनों ही नहीं है। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन है, ध्यान से। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन R एंड X। R और X के बीच में कितने पर्सन हैं, 3। R और X के बीच में 3 पर्सन। एरो हेड नहीं लगाया, मतलब कोई भी अबव और बिलो में हो सकता है। ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन समझ आ रही है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए, यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो W। यू जो है वो W के बिलो में आता है। W के बिलो में रहेगा कहीं ना कहीं कौन, यू। ओके, उसके बाद द वन हु इज पॉलिटिशियन लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच प्रोफेसर लिव्स। पॉलिटिशियन जो है वो उस पर्सन के इमीडिएट अबव में है जो प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर के जस्ट अबव में कौन हो जाएगा, पॉलिटिशियन। ओके, और बट आया तो किसकी बात हो रही है, पॉलिटिशियन की। माना कि पॉलिटिशियन जो है प्रोफेसर के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। मतलब पॉलिटिशियन जो है वो टॉप पे नहीं आएगा। ठीक है, पॉलिटिशियन टॉप पे नहीं रहने वाला। उसके बाद देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन W एंड Z इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन W एंड U।
तो ये इंफॉर्मेशन आपको बेसिक के टाइम पे, अगर आपने पिछले सेशंस लगाए हैं मेरे, तो वहां पर मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जब भी इस तरह की स्टेटमेंट हो, जैसे कि बोला गया है कि जितने परसेंट W और Z में है उतने ही सेम परसेंट W और U में है, तो दोनों में कॉमन कौन हुआ? W। तो यहां से क्लियरिटी पता क्या मिली कि W जो है वो Z और U के मिडल में आएगा, क्योंकि जितना गैप जो है W और Z में है उतना ही गैप W और U में है। ठीक है, मतलब W के अबव में कोई ना कोई आएगा, या तो Z आएगा या तो U आएगा। ठीक है, इस चीज को मान के चलिए। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल गया। देखो W के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या थी कि W 5th या 7th या 9th पे होगा। W 9th पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं W को 9th फ्लोर पे एडजस्ट करवा भी देता हूं तो W और Z और W और U में गैप कैसे सेम कर पाओगे? W तो Z और U के मिड में होना चाहिए। तो मतलब कि हमें यहां से क्या कंक्लूजन मिला कि W जो है वो 5th या 7th फ्लोर पे है। बनाने हैं तो केसेस बना सकते हो, W या तो 5th फ्लोर पे होगा या तो 7th फ्लोर पे होगा। ठीक है, चलो W या तो 7th फ्लोर पे होगा या तो W 5th फ्लोर पे होगा, मान के चल सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। ओके, चलो। और यहां पर क्या गिवन था? W और बिजनेसमैन के बीच में 1 का गैप है। साइड करो, अभी 4 केसेस बन जाएंगे। अभी कुछ मिल भी नहीं रहा डाटा, किसको हम यूज करके ड्रॉ करें। आगे देखिए, Z हु इज अ रिपोर्टर लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच लॉयर लिव्स। कहता है Z जो है वो एक रिपोर्टर है, और Z जो है वो कहां रहता है? उस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट पे जो लॉयर रहता है जिस पे। तो लॉयर के जस्ट अबव में कौन आएगा? Z। देखो जगह कम है मेरे पास, इसलिए मैं अलग अलग मेंशन कर रहा हूं, बट आपको एक साथ लिखना है। अगर यहां पर Z मेंशनड है तो अकॉर्डिंगली Z यहां पर भी कंसीडर करना है, साथ में ही लिखना है। मतलब क्लू एक उठाओगे तो दूसरे का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आप स्टेटमेंट्स को कनेक्शन बना के चलेंगे आगे चल के, उतने आपके केसेस कम से कम ड्रॉ होंगे। उसके बाद देखिए क्या है, ये भी हो गया। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन T एंड द वन हु इज द टीचर। T और टीचर के बीच में 2 का गैप है। क्या टीचर पहले डिस्कस हुआ है? नहीं, T डिस्कस हुआ है। तो इस पॉइंट को मैं यहां लिख दूं कि T और टीचर के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप। T और टीचर में कितने का गैप है? 2 का गैप। उसके बाद द वन हु इज अ टाइपिस्ट लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच X लिव्स। X के जस्ट अबव में टाइपिस्ट रहता है। X का जस्ट अबव कौन है? टाइपिस्ट। ओके, काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। देखो खिचड़ी पक गई होगी, है ना? ये अलग अलग है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ये अलग अलग क्लूज है। ओके, आगे क्या है? ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु इज अ पॉलिटिशियन एंड Y। पॉलिटिशियन और Y के बीच में 1 का गैप है। पॉलिटिशियन और Y के बीच में 1 का गैप है, दिख रहा होगा। पॉलिटिशियन और Y के बीच में 1 का गैप है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन S एंड द वन हु इज एन इंजीनियर। S और इंजीनियर में 1 का गैप है। कहाँ लिखूं? जगह ही नहीं है मेरे पास, ये अलग से इंफॉर्मेशन है। S और इंजीनियर में 1 का गैप है, V टाइपिस्ट नहीं है। तो ये वाले 2 पॉइंट हम देख लेंगे बाद में यूज करते हुए, इनका ध्यान रखना। आपको वैसे नोट डाउन करना है, मेरे पास स्पेस काफी कम है इसलिए इसको बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, लो भाई, है कुछ बेनिफिशियल। कनेक्शन कहाँ से बनेगा? गड़बड़ है ना? चलो देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखो हम W को अरेंज कर चुके हैं। W बैठा तो Z और U भी बैठ सकता है, U बैठा तो डॉक्टर बैठ सकता है, डॉक्टर बैठा तो T बैठ सकता है, T बैठ गया तो टीचर भी बैठ सकता है। ओके, क्या टीचर से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है? ये Z से भी रिलेटेड है। ये देखो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी उठानी होगी, ध्यान से समझना। मैं एक में हेल्प करता हूं, ओके, कनेक्ट करने की, फिर उनको जैसे ही हम 1-2 बार रिपीट कर लेंगे ना, आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। देखो पहले मैं कहता हूं कि W के बिलो में देखो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, U बैठा हुआ है, ये देखो लिखा था ना। तो W के बिलो में U है और W के अबव में Z आएगा, ये तो क्लियर है। तो जितना गैप W और U में है उतना ही गैप W और Z के बीच में भी होना चाहिए। अगर W और U के बीच में कोई गैप नहीं है तो W और Z में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। ओके, Z के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि Z जो है वो लॉयर के जस्ट अबव में है, तो लॉयर यहां होगा। अभी तो जस्ट अबव में कौन आ रहा है?
जेड आ रहा है, और जेड के बारे में क्या पता है कि वो कौन है, एक रिपोर्टर भी है। ठीक है, हम एक केस बना के चल रहे हैं यहां पर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए और क्या इंफॉर्मेशन है हमें यहां पर के, और कोई है, डब्ल्यू और बिजनेसमैन के बीच में एक पर्सन है, डब्ल्यू एक का गैप बिजनेसमैन नहीं आएगा, आ सकता है, सॉरी डब्ल्यू एक का गैप बिजनेसमैन आ सकता है, बट ये देखो यू से रिलेटेड डाटा था हमारे पास कि यू और डॉक्टर के बीच में 3 पर्सन है, यू यहां पर है तो 1 2 3, यहां पर आ गया डॉक्टर। ठीक है, यहां पर आ गया डॉक्टर, और डॉक्टर के अबव में कौन आ रहा है, टी, और टी ओड नंबर फ्लोर पे है। डॉक्टर के अबव में टी आ गया और टी ओड नंबर फ्लोर पे है, और टी और टीचर के बीच में 2 का गैप है। टी यहां पर है तो 2 का गैप टीचर नहीं आ सकता, टी यहां पर है 2 का गैप टीचर आ सकता है, बट अगर हम टी को 5th फ्लोर पे ले लें तो टी अगर यहां पर हुआ तो देखो 2 का गैप इधर टीचर नहीं आ सकता, टी यहां पर है 2 का गैप इधर टीचर नहीं आ सकता। ओके, चलो अगर टी को हम 9th फ्लोर पे ले लें तो देखो रिवाइंड करके देख लेना, ये अभी एक ही केस बन रहा है। अभी के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि डॉक्टर के अबव में टी ने आना है और टी ओड नंबर फ्लोर पे है, तो टी यहां भी हो सकता है अभी के लिए फिलहाल, और टी टॉप मोस्ट फ्लोर पे भी हो सकता है, क्योंकि टी 2 के गैप में यहां पर कौन आ सकता है, टीचर आ सकता है। समझ आ रही है बात? चलो और कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ जी, ये हम कनेक्ट कर पाए, एक सेकेंड, पॉलिटिशियन और वाई ये वाला यूज कर लिया, एक्स के जस्ट अबव में कौन है, टाइपिस्ट। तो देखो ये वाला केस बनना पॉसिबल है, तो टी यहां भी आ सकता था, टी 2 के गैप में टीचर यहां भी आ सकता है, मतलब टी यहां ले लो चाहे वहां ले लो, कहीं भी हो सकता है, टी और टीचर के बीच में 2 का गैप चेक कर लो। डॉक्टर के अबव में तो आ रहा है ना टी, एक सेकंड के लिए अगर मान के चले तो। और इंफॉर्मेशन ये वाला यूज कर लिया हमने यहां पर, बिल्कुल कर लिया, टी और टीचर वाला यूज कर लिया, टी ओड नंबर फ्लोर पे है, डब्ल्यू और बिजनेसमैन ये पेंडिंग है अभी इंफॉर्मेशन, बिजनेसमैन इधर भी हो सकता है, बिजनेसमैन इधर भी हो सकता है, आर और एक्स के बीच में 3 का गैप है, और एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि एक्स के जस्ट अबव में कौन है, टाइपिस्ट, और एक्स जो है वो डॉक्टर और टीचर नहीं है, तो एक्स यहाँ नहीं होगा। अगर एक्स यहाँ पर हुआ तो जस्ट अबव में कौन होना चाहिए था, टाइपिस्ट होना चाहिए था, ये गिवन है ना, देखो ये वाला क्लू, तो एक्स यहाँ नहीं होगा। और देखिए एक्स की कंडीशन हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्स तो डॉक्टर है ही नहीं, अगर मैं टी यहाँ पर और एक्स यहाँ पर लेता हूँ, देखो इतना थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, यहाँ पर टी को हटा दो, अभी हम टी को वहाँ पर मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक्स को यहाँ पर लेके चलो, अगर एक्स यहाँ पर होता 1 2 3 के गैप में देखो आर नहीं आ सकता, मतलब एक्स यहाँ होगा ही नहीं। अगर हम एक्स को यहाँ ले लेते हैं तो 1 2 3 के गैप में देखो आर नहीं आ सकता, तो मतलब एक्स को यहाँ से भी उठाओ, एक्स यहाँ नहीं होगा क्योंकि जस्ट अबव में कौन चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए, बताओ एक्स को बिठाएंगे कहाँ, तो मतलब इस सिचुएशन में टी यहाँ नहीं होगा। हम क्या करेंगे, टी को कहाँ पर बिठा के चलेंगे, एक सेकंड के लिए कहाँ गया, हाँ टी यहाँ पर नहीं होगा, तो टी कहाँ पर एज्यूम करेंगे हम, 3rd फ्लोर पे। ओके, अब फिर से देखो एक्स जो है यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स यहाँ लेंगे तो जस्ट अबव में यहाँ तो टाइपिस्ट होना चाहिए, एक्स डॉक्टर नहीं है, ये देखो लिखा हुआ था, एक्स यहाँ हो सकता है बट 1 2 3 के गैप में आर नहीं आ सकता। ओके, तो एक्स यहाँ से भी हटाओ, एक्स अगर 5th फ्लोर पे लेंगे तो जस्ट अबव में कौन होना चाहिए, टाइपिस्ट, एक्स यहाँ ले नहीं सकते, अबव में टाइपिस्ट कहाँ आएगा, मतलब कि ये वाला केस ही कैंसिल, कि डॉक्टर के अबव में टी नहीं बिठा सकते। ओके, चलो तो ये वाला केस ही हमारा ओवरऑल कैंसिल हो गया, जितना भी अभी तक हमने यूज किया था। कहाँ से यूज किया था, डब्ल्यू जेड और यू से। ठीक है, अब दूसरा केस, अगर डब्ल्यू और यू में 1 का गैप है तो डब्ल्यू और जेड में भी 1 का गैप होगा, ये वाली कंडीशन को यूज कर रहे हैं ना। देखो थोड़ी पेशेंस दिखा देना, मैं हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूं, आपको कनेक्ट करना सिखा रहा हूं, केसेस वैनिश करने हैं ना, हमारे पास यूज के लिए कोई भी डाटा नहीं है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनेंगी, तो कनेक्ट करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो उसी से फिर से शुरू करते हैं, अब और पक्का हो जाएगा आपको कि कैसे हम क्लूज को ऐड ऑन कर रहे हैं, तो पेशेंस जरूर रखना।
W और U में एक का गैप है तो W और Z में एक का गैप होगा, इसके अलावा कोई गैप मेंटेन हो ही नहीं सकता पहली पॉसिबिलिटी में। ओके, U और डॉक्टर के बीच में 3 का गैप है। पहले Z के बारे में मेंशन कर लेते हैं। Z क्या है? एक रिपोर्टर है, और रिपोर्टर जो है वो किसके अबव में है? लॉयर के, क्योंकि Z एक रिपोर्टर है, ये देखो लॉयर के जस्ट अबव में है। और उसके बाद क्या गिवन था? U और डॉक्टर के बीच में 3 का गैप, तो 1 2 3 के गैप में यहां पर कौन आया? डॉक्टर। डॉक्टर के अबव में कौन है? T, और T ओड नंबर फ्लोर पे है, तो T थर्ड पे हो सकता है बस, इसके अलावा तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि बाकी ओड नंबर फ्लोर पे कोई ना कोई आ रहा है। T यहां पर हुआ तो 2 के गैप में कौन आना चाहिए? टीचर आना चाहिए। ये देखो लिखा हुआ था ना, T और टीचर के बीच में 2 का गैप है। उसके बाद हमें यह भी गिवन था कि W और बिजनेसमैन के बीच में 1 का गैप है, तो बिजनेसमैन यहां पर होगा। W और 1 का गैप बिजनेसमैन होना चाहिए ना, तो बिजनेसमैन यहां पर आएगा। ठीक है, अब X और R वाला पॉइंट उठा लो। X और R के बीच में 3 पर्सन, और X तो डॉक्टर है ही नहीं। अगर मैं X को यहां ले लेता हूं, ये देखो X की पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं, तो मैं डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूं। अगर मैं X को यहां ले लेता हूं, 1 2 3, R यहां पर आया, पॉसिबल होगा। चलो, तो X के लिए ये कंडीशन वैलिड है। ओके, टिक मार्क कर देता हूं कि मैं X को यहां पर एज्यूम कर सकता हूं। अगर X यहां पर हुआ तो 1 2 3 का गैप नीचे मेंटेन नहीं होगा। 1 2 3 के गैप में R क्या बन गया? लॉयर बन गया। क्या X यहां पर आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि X के जस्ट अबव में कौन होना चाहिए था? टाइपिस्ट होना चाहिए था। तो यहां से X को हटाओ। ओके, चलो उसके बाद X यहां हो सकता है? नहीं, क्योंकि X तो टीचर भी नहीं है, X यहां भी नहीं आएगा। बताओ X कहां लोगे? तो X के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बनी यहां पर कि X जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है। 1 2 3 के गैप में यहां पर कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। X के जस्ट अबव में कौन है? टाइपिस्ट है। ठीक है, X के जस्ट अबव में कौन है? टाइपिस्ट। ये देखो मैं 4-5 कंडीशंस को इकट्ठा यूज कर चुका हूं। यही 4-5 कंडीशंस हम इस केस में भी, देखना सेकंड्स के अंदर सॉल्व होगा, इसमें भी यूज करेंगे। और देख लो अगर अभी तक हम यूज करना चाहें किसी भी डाटा को, चलो जितना यहां तक यूज किया है उतना यहां यूज कर लेते हैं। U W के बिलो में है तो Z W के अबव में होगा, तभी इन दोनों के बीच में गैप सेम होगा ना। Z क्या है? रिपोर्टर है, और रिपोर्टर या Z जो है वो लॉयर के अबव में है। मुझे तो याद भी हो गया, देखो 2 बार में। और U और डॉक्टर के बीच में कितने का गैप है? 3। U यहां पर है तो 1 2 3, डॉक्टर यहां आ सकता है। U यहां पर है तो 3 का गैप नीचे नहीं मेंटेन होगा, तो U यहां पर है। 3 के गैप में यहां पर कौन आया? डॉक्टर। डॉक्टर के अबव में कौन आएगा? T, क्योंकि T जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। बट T और टीचर में 2 का गैप बना सकते हो? नहीं, तो ये वाला केस तो कैंसिल। ठीक है, ये जितना भी ड्रॉ किया था अभी, ये सारे का सारा कैंसिल हो गया। चलो, अब हम मान के चलते हैं कि W और U में 1 का गैप है, तो W और Z में भी 1 का गैप होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो Z जो है वो कौन है? एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर या Z जो है वो लॉयर के अबव में है जस्ट, ये देखो लिखा हुआ था। U 3 का गैप नीचे मेंटेन नहीं होगा। 3 का गैप 1 2 3 के गैप में यहाँ तो डॉक्टर चाहिए था, बट ऑलरेडी रिपोर्टर है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी कैंसिल करो। ओके, चलो उसके बाद आइए, W यहाँ पर है तो W और U के बीच में 2 का गैप है, तो W और Z के बीच में भी 2 का गैप मेंटेन करो। U यहाँ पर है तो 3 का गैप, यहाँ पर कौन हो गया? डॉक्टर। Z कौन है? एक रिपोर्टर। ये रिपोर्टर है तो यहाँ पर कौन होना चाहिए? लॉयर, क्योंकि Z या रिपोर्टर जो है वो लॉयर के जस्ट अबव में है। डॉक्टर के अबव में T आएगा, वो भी ओड नंबर फ्लोर पे, बट T और टीचर के बीच में 2 का गैप, यहाँ पर देखो ऑलरेडी डॉक्टर आ रहा है। ये वाला केस भी कैंसिल करो, देखो कितना जल्दी सोल्व हो रहा है। तो वो तो डिटेल में मैंने पहले बताया है, और मैं बताता भी हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब जब W और U के बीच में 3 का गैप होगा, तो W और Z के बीच में भी 3 का गैप होगा। Z कौन है? एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर जो है वो किसके अबव में है? लॉयर के अबव में। पैराग्राफ एक ही बार पढ़ना है, ये भी बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब U 1 2 3 के गैप में W डॉक्टर बना, क्योंकि U और डॉक्टर के बीच में 3 का गैप है। डॉक्टर के अबव में T ओड नंबर फ्लोर, W के अबव में ओड नंबर फ्लोर सिर्फ एक ही बचा, T। T 2 के गैप में यहां पर कौन आ जाएगा? टीचर आ जाएगा, क्योंकि मेंशन था T और टीचर के बीच में 2 का गैप आएगा। ओके, चलो और क्या यहां पर यूज कर रहे हैं?
देखो ये तो फाइनल केस है ना हमारे पास। अब जो जो डाटा हम यूज़ कर चुके हैं उसको वैनिश आउट करो, ठीक है। कि यू और डॉक्टर के बीच में 3 का गैप है, एडजस्ट कर लिया। टी और टीचर के बीच में 2 का गैप है, टी 2 का गैप टीचर यहाँ पर भी आ गया, टी 2 का गैप टीचर यहाँ भी आ गया, एडजस्ट हो गया। डॉक्टर के अबव में टी बिठा दिया और टी ओड नंबर फ्लोर पे है। उसके बाद डब्ल्यू के बिलो में यू, इसको यूज़ कर लिया। चलो आर एक्स वाला पॉइंट, इसको भी यूज़ कर लिया। देखो ये भी यूज़ हो गया, ये वाला भी यूज़ हो गया, ठीक है। चलो आर एक्स वाला पॉइंट अब यहाँ पर यूज़ करते हैं। इधर आर एक्स एडजस्ट हो गया ना, उधर नहीं हुआ। इधर आइए, अब x के जस्ट अबव में टाइपिस्ट है और x और r के बीच में 3 का गैप है। x यहाँ ले सकते हो, डिफरेंट पेन यूज़ कर लूँ मैं। कौन सा पेन? ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ पॉसिबिलिटी के लिए। अगर x यहाँ हुआ तो 3 का गैप r आ सकता है और x के अबव में टाइपिस्ट भी है, मतलब x की पॉसिबिलिटी यहाँ वैलिड है। मैं टिक मार्क कर दूंगा, x की पॉसिबिलिटी यहाँ वैलिड है। x यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट अबव में कौन चाहिए आपको? टाइपिस्ट चाहिए। x यहाँ नहीं हो सकता है, जस्ट अबव में टाइपिस्ट चाहिए। x यहाँ ज़रूर हो सकता है, 3 के गैप में r यहाँ भी आ सकता है, तो x यहाँ भी पॉसिबल होगा। ओके, x यहाँ भी पॉसिबल है। उसके बाद x यहाँ नहीं हो सकता, तो मतलब कि x और r के लिए ये 2 केसेस रहेंगे। x यहाँ पर है तो r यहाँ आ जाएगा, x यहाँ पर है तो r यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी हमने यूज़ कर लिया कि r और x के बीच में 3 का गैप है, ठीक है जी। चलिए अब ये वाला केस भी मैं कैंसिल करने वाला हूँ। रीज़न बीइंग, प्रोफेसर के जस्ट अबव में पॉलिटिशियन चाहिए, तो प्रोफेसर और पॉलिटिशियन को अरेंज करने के लिए 2 कंसेक्यूटिव पोजीशन दिखनी चाहिए ना हमें, नहीं दिख रही, तो ये वाला केस भी कैंसिल। एक ही केस बचा बस, इसमें हमारा आंसर आने वाला है। तो एक सेकंड के लिए मैं जो जो यूज़ कर चुका हूँ उसको रब करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा है, इतना सारा हमने भर दिया है डाटा। ये जो हमने यूज़ कर लिया है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जगह कम है ना, और बाय चांस आपको बता भी पाऊंगा अगर बाय चांस आगे जाके कोई पॉसिबिलिटी बनती भी है तो। ये भी हमने यूज़ कर लिया था, आर और एक्स के बीच में 3% है, यूज़ हो गया। लॉयर के जस्ट अबव में जेड है, यूज़ हो गया, ठीक है। ये रहता है, ये भी यूज़ हो गया। जेड जो है वो कौन है? एक टाइपिस्ट। सिर्फ ये वाला डाटा रहता है, और ये आखिरी की 2 इंफॉर्मेशन, इसको नहीं भूलना। चलो जी, प्रोफेसर के जस्ट अबव में कौन चाहिए? पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन और वाई के बीच में 1 का गैप है, दोनों को इकट्ठा उठाते हैं। प्रोफेसर का जस्ट अबव पॉलिटिशियन, यहां पर आ सकते हैं, ये देखो। अगर यहां पॉलिटिशियन हुआ, 1 का गैप, वाई आ सकता है? नहीं। अगर मैं प्रोफेसर और पॉलिटिशियन को यहां एडजस्ट करता हूं, प्रोफेसर यहां, पॉलिटिशियन यहां, तो अगर यहां पर पॉलिटिशियन हुआ तो 1 का गैप वाई इधर नहीं आ सकता, 1 का गैप वाई इधर नहीं आ सकता, तो अल्टीमेटली सिर्फ एक ही केस बचा, प्रोफेसर यहां लेना होगा। उसके जस्ट अबव में कौन आया? पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन और 1 के गैप में कौन आ जाएगा? वाई आ जाएगा, ठीक है जी। चलो इसको भी यूज कर लिया और ये भी यूज हो गया, बस अब तो होने ही वाला है हमारा पजल सॉल्व। और क्या गिवन था डाटा? हाँ जी, कहता 1 बिटवीन एस एंड इंजीनियर और वी टाइपिस्ट नहीं है। एस और इंजीनियर में 1 का गैप है, एस यहां नहीं ले सकते क्योंकि 1 का गैप ना तो इंजीनियर ये है, ना तो 1 का गैप में इंजीनियर ये है, तो एस ये होगा। 1 के गैप में यहां पर कौन आ गया? इंजीनियर, ठीक है जी। चलो उसके बाद क्या रह गया? वी टाइपिस्ट नहीं है। टाइपिस्ट है कौन अभी के लिए? फिलहाल एक प्लेस वी के लिए रहा ना। अगर वी टाइपिस्ट नहीं है तो एक्स के अबव में तो टाइपिस्ट नहीं आना था, ये देखो एक्स के अबव में टाइपिस्ट नहीं आना है ना, तो एक्स यहां नहीं ले सकते, एक्स यहां होगा तभी यहां पर टाइपिस्ट आएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे कौन आएगा? एक्स, और इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा? आर। यहां पर आ जाएगा एक्स और यहां पर आ जाएगा आर। डब्ल्यू और बिजनेसमैन के बीच में 1 है। लो भाई, कैसी लगी एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताना। वैसे आप में से काफ़ी जो हैं इसे क्विट कर चुके होंगे, कि कईयों ने तो ये अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा। क्लू नहीं अवेलेबल ना इतनी जल्दी, तो इसका वीडियो सोल्यूशन ज़रूर देखना। देखो अभी के लिए सीख लो, ये मत कहना ये तो छोड़ना ही है पेपर के अंदर, गलत। क्या आप आगे जाके कोई ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम नहीं दोगे?
या असिस्टेंट ही बने रहोगे? ऑफिसर लेवल के एग्जाम में तो इस तरह का क्वेश्चन का लेवल आ सकता है ना, 1-1 घंटे का टाइम मिलता है रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, और अगर 10-15 मिनट में ये हो भी जाता है तो 5 नंबर तो एटलीस्ट ये कंफर्म हो रहे हैं, क्योंकि नए पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपको, ठीक है? तो इनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी, अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट सिटिंग और पजल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ भी जाता है तो पकड़ तो बना लो ना। जितने ज़्यादा सिटिंग पजल करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि उसी से ही आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ती है। ओके, चलो इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन कवर अप कर लेते हैं, क्या क्या दिए गए हैं हमें। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के बारे में क्या सही है? एक्स रिपोर्टर है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। क्या एक्स रिपोर्टर है? गलत, पहले वाला ही गलत हो गया। एक्स कहाँ रहता है? इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच टीचर लिव। एक्स टीचर के जस्ट अबव में रहता है। एक्स नहीं, डॉक्टर के जस्ट अबव में रह रहा है, दूसरा भी गलत। वन पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर इन विच एक्स एंड वी लिव। एक्स और वी के बीच में एक का गैप है? नहीं, 2 का गैप है, सी भी गलत हो गया। एक्स इंजीनियर है और इवन नंबर फ्लोर पे है। देखो एक्स इंजीनियर है और 6th इवन नंबर फ्लोर पे रह रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर नंबर 5 एंड रिपोर्टर। 5 5th फ्लोर और रिपोर्टर के बीच में बताओ कितने पर्सन आ रहे हैं? 5th फ्लोर और रिपोर्टर ऊपर आए, देखो 5th और फ्लोर, 1 2 3 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, 3 पर्सन, बी ऑप्शन। इधर आइए, कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला कहता है 1 पर्सन बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में 1 का गैप है? नहीं, 2 का गैप, गलत। वाई जो है उस पर्सन के इमीडिएट अबव पे है जिस पे वी रहता है। क्या वाई वी के जस्ट अबव में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, दूसरे वाला सही है। क्या आइदर और वाली कोई स्टेटमेंट है? नहीं ना, तो ओनली बी जो सही है, हमें वो भी बताना है। बी ऑप्शन मिल चुका है। टाइपिस्ट लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर। टाइपिस्ट कौन से फ्लोर पे रहता है? इधर है टाइपिस्ट, ये है 7th पे आ रहा है। क्लासिफिकेशन जेड टाइपिस्ट, हाँ जी जेड, 1 के गैप में नीचे की तरफ टाइपिस्ट है, ठीक है, ऑड वन आउट है, तो ऑप्शन तो देखने ही पड़ेंगे। जेड 1 का गैप कौन है नीचे की तरफ? टाइपिस्ट। टी डॉक्टर, टी 1 का गैप नीचे की तरफ, फिर डॉक्टर भी आ रहा है, तो सेम पैटर्न है कि पहले पर्सन के 2 फ्लोर नीचे दूसरा पैरामीटर है। एस के 2 फ्लोर नीचे देखो, या 2 पोजीशन नीचे देखो, इंजीनियर है, एस के 2 पोजीशन नीचे ये देखो इंजीनियर है, एस के 2 पोजीशन नीचे। वाई के 2 पोजीशन नीचे देखो पॉलिटिशियन है, वाई के 2 फ्लोर नीचे देखो पॉलिटिशियन भी है, तो यही आंसर होगा और क्या। डब्ल्यू के बिलो में देखो टीचर आ रहा है, नहीं, डब्ल्यू जस्ट बिलो में ही टीचर है। इसके अलावा जितने भी पेयर दिए गए हैं सभी में क्या है? 1 पोजीशन का या 1 फ्लोर का गैप था, ये दोनों एडजस्टेंट है। चेक कर लो और बताओ करेक्ट बने या नहीं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्रेपरेशन ज़रूर करो, और जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं हम इसी को ही शफल करते रहेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे करते रहेंगे, ठीक है। तो काफ़ी दिन बाद मैं आया हूँ क्योंकि डिमांड आ रही थी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, लेना पड़ा है डिमांड के पूरी करने के लिए। तो आगे आने वाले सेशन में भी हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेवल के सेट्स रखेंगे, जो जो एग्ज़ाम आता रहेगा सभी सेशंस के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स लेके आएंगे। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है, एक्सप्लेनेशन कैसे रही है, जो भी आपके मन में कोई भी सजेशंस हैं या कुछ भी आप फील कर रहे हो टीचिंग से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशंस होंगे मोस्ट वेलकम, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करने की, ऐड ऑन करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो इस सेशन में इतना ही। ये क्वेश्चन जितने भी थे सिटिंग पजल के, इनको कम से कम 2 बार तो ज़रूर अटेम्प्ट करो। एक तो एक इस बार जैसे आप सेशन देख रहे हो, एक थोड़े टाइम गैप के बाद, ओके, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, थोड़े टाइम गैप के बाद इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बार बार टफ लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उसी से ही आपको पिछले अटेम्प्ट्स की मिस्टेक से रियलाइज होंगी, उससे इंप्रूवमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। जल्दी ही मिलूंगा मैं अगले सेशन के साथ, टेक केयर।